थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दयाचंद जी। और रविता को भी बहुत बहुत साधुवाद। कम से कम होस्ट करके हमें सभी को इकट्ठा करती है और कुछ बातें भूल जाती है, कुछ बातें याद रखती है। उम्मीद करते हैं और मैत्री करते बहुत सारी कि वो हमेशा याद रख के काम करें और हमें इसी तरह से हमें एक साथ में लाने के लिए हमें मदद करें। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत आज के 17वें दिवस पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। और जिस प्रकार से हम कल का जो विषय हम कैसे हम कोर्स को डिज़ाइन करें उसके ऊपर हमने थोड़ी बातें की थी, तो उसका थोड़ा और मैं आज आपको उसी के संदर्भ में जो प्रैक्टिकल हम मेडिटेशन जो करवाने वाले हैं या आप लोगों को करना है या आपके कोर्स में करवा के लेना है, तो उसके बारे में मैं कुछ मेडिटेशन का जो विधि है और टेक्निक्स है उसके बारे में और मैं आपको स्पष्टता देने वाला हूँ। आप बहुत सारी बातें आपको पहले से पता है, लेकिन एक कोर्स को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास में एक सही सचोट और कह सकते हैं कि पर्याप्त जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जानकारी हमारे पास में बहुत सारी है जो आप मेडिटेशन करते हैं या मैं आपको जो भी मेडिटेशन सिखाता हूँ, लेकिन हमारे कोर्स में जो मेडिटेशन ज़्यादा हमें बेसिक तौर पे उसका उपयोग जो करना है उस मेडिटेशन के बारे में लेके आज मैं आपके बीच में आज बात करने वाला हूँ। ऐसा कह सकते हैं कि जो मेडिटेशन के जो अलग अलग प्रकार हैं उसमें से जो सिलेक्टेड मेडिटेशन के जो प्रकार हैं और उस मेडिटेशन को और इफ़ेक्टिव करने के लिए हमारे स्वयं के लिए भी हमें प्रयास करना है और साथ साथ में ये प्रयास जब हम कोर्स में भी दूसरे लोगों को सिखाने के लिए हम एक प्रशिक्षक के तौर पे आगे आएंगे, तो हमारा जो एक आत्मविश्वास है या हमारा जो एक अनुभव जो है इसके साथ में हमें आगे जाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो ठीक है, आज का हमारे कोर्स का जो 17वां दिवस में हम जो अलग अलग टेक्निक्स हैं जो मेडिटेशन को और बेहतरीन कर सकते हैं उस टेक्निक का हम इस्तेमाल भी करने वाले हैं और साथ साथ में जो ध्यान के बारे में मैं बताने वाला हूँ उसमें पूरी तरह से आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि आपको क्या समझना है, क्या करना है और कैसे लीड करना है। ये सभी बातें एक साथ में जुड़ी हुई है। अगर आपके पास में पर्याप्त सही जानकारी होगी तो आप खुद का भी प्रयास अच्छा करोगे और उसी के आधार पे आप जो कोर्स को लीड करोगे या मेडिटेशन लीड करोगे तो उसके लिए भी आपको एक पूरी तरह से विश्वास के साथ या एक अपने अनुभव के साथ आप आपके ध्यान साधना को लोगों तक संपर्क में ला सकते हैं। देखते एक मिनट, ये जयश्री जी अपना माइक ऑफ करें। जयश्री, ओके, थैंक यू जी सर, करिए, कंटिन्यू करिए। ओके ओके, थैंक यू। तो पहले तो हमारे जो आज के टॉपिक की शुरुआत, हमारे उद्देश्य की शुरुआत करते हैं कि आज हमें क्या सीखना है या हम क्या सीखने वाले हैं आज के पूरे सत्र में। तो दो बातें हम सीखने वाले हैं। सीखने का मतलब जैसे मैंने कल बताया था कि हमारे व्यवहार में बदलाव होना पर्याप्त अनुकूल है। जब तक हम लर्निंग पूरी नहीं होती है, सीखना एक सामान्य बात है कि मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन सुनना मतलब सीखना नहीं होता है। आप सिर्फ सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि बातें क्या है, विषय क्या है, लेकिन वो संपूर्ण मतलब नहीं है जिसे हम आज की भाषा में लर्निंग कहते हैं या बौद्ध धर्म में भी जो श्रुत में प्रज्ञा कही है वो भी उस प्रकार का हमारा लर्निंग नहीं है। तो इसलिए लर्निंग का अर्थ को आप बौद्ध धर्म से भी जोड़ सकते हैं और आज की जो परिभाषा बताते हैं कि उस व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव होना, उस विषय के अनुकूल बदलाव होना। अगर किसी को अगर बुरा सिखाया जाता है तो वो इंसान बुरे बदलाव के साथ उसको हम देखते हैं। वैसे ही कोई विषय आप अगर अच्छा सीख रहे हैं या ज्ञान का विषय सीख रहे हैं या जीवन का विषय सीख रहे हैं
तो निश्चित है उस विषय को लेके हमारे स्वभाव में बदलाव आना या बदलाव लाना ये लर्निंग की एक संपूर्ण प्रक्रिया है, नहीं तो वो अधूरी बन जाती है। तो आपके साथ या मैं भी किससे कुछ सीखता हूँ तो मेरे भी साथ वैसे ही प्रक्रिया होनी है। आप भी लर्न कर रहे हैं तो आपके साथ में भी ऐसी ही प्रक्रिया होनी है, तभी हम अच्छे विद्यार्थी हो सकते हैं। अगर अच्छे विद्यार्थी बनेंगे तो हम अच्छे प्रशिक्षक भी हो सकते हैं और अच्छे मनुष्य भी हो सकते हैं। तो उसमें दो उद्देश्य है कि जो आज हमें समझना है कि जो मुख्य ध्यान जो है, मुख्य ध्यान का मतलब ये है कि बेसिक ध्यान जो हमें अपने लिए और औरों के लिए, जो सभी ध्यानों में ये बहुत ही बेसिक है, जिसे हम कह सकते हैं कि इसके सिवा हम उसके बाद के ध्यान नहीं कर सकते हैं, जिसे हम फाउंडेशन फंडामेंटल मेडिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसका अर्थ क्या है? 4 बातों में उस ध्यान के बारे में हमें जानना है। अर्थ क्या है, उसका हेतु क्या है या उद्देश्य क्या है, और उसकी विधि क्या है। विधि का मतलब पद्धति क्या है, कैसे वो की जाती है। कुछ बातें आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि वो किस प्रकार से उसको हमने समझना चाहिए, ताकि उसमें हो सकता है कि आपके ध्यान करने में और ज़्यादा अच्छा बदलाव हो सकता है, और वो बदलाव कहीं ना कहीं आपके प्रशिक्षक के तौर पे जिनके साथ में हम कार्य करने वाले हैं उनको भी काफ़ी लाभ हो सकता है। दूसरा जो उद्देश्य है वो एक परिणाम कारक ध्यान के लिए आवश्यक तकनीकों का अध्ययन करना है। अभी हम ध्यान तो सभी करते हैं, लेकिन वो इफ़ेक्टिव कैसे हो। परिणाम कारक का मतलब ये है लर्निंग का वो प्रोसेस के साथ में बन हो जाना। इफ़ेक्ट मतलब आपके व्यवहार में बदलाव शुरू हो जाना। इफ़ेक्ट तभी होता है कि जब कहीं ना कहीं बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उसके कुछ टेक्निक हमारे संघ में सिखाए जाते हैं, शायद आपको भी कुछ बातें पता होगी और कुछ बातों का आपको रिवीजन भी मिल सकता है। अगर बिल्कुल कुछ बातें आपको पता नहीं है तो उनके लिए भी एक नया एक अपना अभ्यास हो सकता है, या कुछ अस्पष्टता हो कि कभी सुना है कुछ समझ में नहीं आया है, तो हो सकता है कि उन लोगों के लिए एक अच्छी और स्पष्टता हो। देखते हैं कि कौन से ध्यान के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस करना चाहिए या किस ध्यानों के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके हमें लोगों के बीच में जाना है। सामान्य तौर पे जो हमने शुरुआत में आपके पहला या दूसरा हमारा अध्ययन रहा था, तो उस अध्ययन में हमने देखा था कि बौद्ध ध्यान में अनेकों प्रकार है। यहाँ पे मैं पूरी विस्तृत बात नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं शुरुआत यही से करूँगा कि बौद्ध धर्म में मुख्य 2 धाराएं हैं, या ध्यान के 2 पक्ष कह सकते हैं। ये 2 विंग है या 2 पंख हैं। ठीक है, जैसे किसी पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख की ज़रूरत होती है, वैसे ही अगर हमें संसार से ऊपर उड़ना है या संसार से अगर मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, तो हमें ध्यान के 2 विंग की ज़रूरत है, 2 पंखों की ज़रूरत है, जिसके अंदर पहला जो ध्यान जो है, जिसे हम समत ध्यान कहते हैं। ठीक है, समत का अर्थ जो है शांत होना, शुद्ध होना, शिथिल होना, या कुशल चित्त का होना। ये सीधा सरल अर्थ है कि जो 40 प्रकार के जो अलग अलग विषय है, उस विषय के बारे में आप लोगों ने ज़रूर अभ्यास किया होगा, उसके बारे में आपको पता है। हम ज़्यादा उसमें गहराई में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो टारगेट जो है कि उसमें से जो सिलेक्टेड मेडिटेशन को एक बेहतरीन तरीके से समझना, जो आप समझ रहे हैं उसमें और थोड़ी जानकारी को याद करते हुए, और उसी को जानकारी उस अनुभव के साथ जो एज अ ट्रेनर करके हमें लोगों को बताना है। ये सबसे बड़ी हमारी अभी एक प्रकार की महत्वपूर्ण स्किल कह सकते हैं कि क्या आप जो कर रहे हैं और समझ रहे हैं, क्या आप लोगों को वैसे ही या उससे और अच्छी तरीके से बताने के लिए आप तैयार हो क्या, या तैयार करने के लिए आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं क्या। ठीक है, तो इसलिए हमें बहुत ही स्पेसिफिक मेडिटेशन के बारे में मैं आज आपको उसकी पूरी जानकारी जो है संक्षिप्त, लेकिन जितना आपको सिखाना है, जितना समझना है, उसके साथ में आपके साथ में बात करने वाला हूँ।
तो मैंने जैसे बताया कि समत ध्यान एक प्रकार का एक विंग है, एक पंख है, उसके अंदर 40 प्रकार के ध्यान साधना है और उसके अंदर भी 3 प्रकार की ध्यान साधना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब उसके सिवा हम बाकी भी ध्यान साधना अगर हम करना चाहते हैं 40 के इस 3 ध्यान के अलावा, उसके लिए भी हमें ये 3 प्रकार की ध्यान साधनाएं समझना, करना और सिखाना। पहले तो समझना पड़ेगा और आप अच्छी तरह से कुछ बातें आपको पता है, कुछ हिसाब से आप कर भी रहे हैं, लेकिन आज के वर्ग में हम थोड़ा उसको और गहराई में समझ के करने का प्रयास करेंगे और वैसा ही हो सके वैसा ही हमें लोगों को समझाने का या लोगों को हमें बताने का हमें प्रयास करना है। तो 3 प्रकार की ध्यान साधना है जो हम समत ध्यान में सीखने वाले हैं। वह है आनापानासति जो सभी को पता है, दूसरी है मैत्री भावना और तीसरी जो ध्यान साधना है बुद्धानुसति। ठीक है, तो ये 3 ध्यान साधना है, ये 40 प्रकार के जो विषय जो है समत ध्यान में से उसमें से ही लिए हुए ये 3 प्रकार के ध्यान है जो आप सभी को मुझे समझ में आ रहा है। आज आप में से कम 70-85% जो पार्टिसिपेट है उनको ज़रूर इन ध्यान के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से जानकारी है या कुछ आपका इसके साथ में सराव भी हो चुका है। दूसरा जो पक्ष जो है बौद्ध ध्यान में वो है विपस्सना। विपस्सना में वैसे बहुत सारे ध्यान आते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रचलित ध्यान जो है वो है 4 प्रकार के सतिपट्ठान, जैसे कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना और धम्मानुपस्सना। अभी इसके ऊपर शायद मैंने शिविर एक वर्कशॉप भी लिया था, तो इसके बारे में मैं काफ़ी गहराई से आप लोगों को ध्यान सिखाया हूँ। अगर आपको उसका जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप ज़रूर सर्च करिए, उसको आपको ज़रूर ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे भी हमें सिर्फ एक ध्यान पे ज़्यादा फोकस करना है जो है कायानुपश्यना, क्योंकि बाकी जो वेदना, चित्त, धम्मानुपश्यना जो है वो हम जो जिसको हम प्राथमिक या बिगिनर के तौर पे हमें किसी को मेडिटेशन सिखाना है, तो बाकी के ध्यान साधना को हम पहले बिगिनर के तौर पे हम नहीं सिखा सकते हैं। जैसे कोई 10th क्लास में अगर बच्चा पढ़ने के लिए आता है या 12th क्लास में पढ़ने के लिए आता है, तो उसको मतलब मेडिकल साइंस का एकदम डायरेक्ट विषय नहीं पढ़ाया जाता है, वो उस बिगिनिंग के लेवल पे ही उसका साइंस, मैथ्स और इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वो हमें खास उनकी जो कैपेसिटी जो है जिसको हम बिगिनर के तौर पे मेडिटेशन सिखाने वाले हैं, तो वो जानकारी को ध्यान में रखते हुए तो हमने 2 प्रकार में से हमें समत में से हमने 3 सिलेक्ट किए हैं और विपश्यना में से 1 मेडिटेशन सिलेक्ट किया है, जिसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा उसका एक ढांचा कह सकते हैं समझने के लिए, करने के लिए और करवाने के लिए। फिर से मैं याद रखिए, समझना, करना और करवाना। ठीक है, ये तीनों के लिए भी आपको ये पर्याप्त जानकारी होगी जो बातें मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कुछ जानकारी आपके बहुत ही काम में आ सकती है। अगर हमें परिणामकारक ध्यान करना है तो उसकी जो पूर्व तैयारी जो है, ऐसा कहते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर हमें पारंगत होना है या कुछ अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है तो हमारी पूर्व तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अभी जिस ध्यान को आप करते हो या आप सिखाओगे, तो अगर आपके पूर्व तैयारी के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है पर्याप्त, भले वो संक्षिप्त हो, छोटी जानकारी हो, लेकिन आपको स्पष्ट है और वो आप कर भी रहे हैं और करवा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक के बारे में आपको पूरा पता है, भले आपको कार के बारे में पता नहीं है, कार के बारे में पता नहीं है क्योंकि आपने कार देखा नहीं है, ड्राइव नहीं किया है, लेकिन आपने बाइक को तो ड्राइव किया है। ठीक है, तो बाइक की जो जानकारी है, चलना, चलाना, समझना और समझना, ये आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं है अगर किसी को आपको बाइक की ड्राइविंग के बारे में सिखाना है। तो बस इतना ही समझिए कि ये जो तंत्र जो है या टेक्निक जो है, आप इतना जानने का प्रयास करें कि एक तो आप उसको खुद समझ जाए आपके ध्यान में इस्तेमाल करते करते,
कुछ सराव भी इसके ऊपर हम आपके साथ में करने वाले हैं, ताकि आपको और उसका प्रैक्टिकल पता चलेगा। और उसी प्रैक्टिकल के आधार पे जब भी आप ध्यान को लीड करोगे, ठीक है, जैसे कि अभी अब प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीक से आपके चालू होने वाला है एक एक मेडिटेशन के ऊपर, तो फिर आपको ऐसा ना हो कि सर हमें पता नहीं है, या फिर कभी सुना था, या फिर कैसे करें। तो मैं चाहता हूँ कि आपको पहले भी पता था, हो सकता है कि अभी बताओ तो कुछ रिवाइज भी हो जाए, हाँ, लेकिन आपको क्या करना है और कैसे करना है इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं इस बात को आपके सामने एक एक बात को आपके सामने मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ताकि आपके ध्यान में भी, ये व्यक्तिगत ध्यान में भी आपको लाभ मिले, और सिखाते समय भी आपको डबल लाभ मिले। डबल लाभ मिलेगा जब आप खुद करोगे और सिखाओगे, तो उससे आपको डबल लाभ मिलने वाला है, हाँ? तो देखते हैं ये जो 5 जिसको पाइपर कहा जाता है, PIPER, और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है समझना, आप इसको नोट डाउन करके इतना भी थोड़ा समझ जाते हैं तब भी आपको बहुत चीज़ें इसमें से प्रैक्टिकल करते करते समझ में आएगी, क्योंकि ये कोई ऐसा कोई PhD का विषय नहीं है, कि साइंस का विषय नहीं है कि जो हमारे दिमाग से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमारे ध्यान के ये सराव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे हमारा ध्यान बेहतरीन हो सकता है, और जिसको भी हम गाइड करेंगे वो भी बहुत सरलता से ध्यान के संपर्क में आते हुए काफ़ी उसको लाभ मिल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कि पाइपर में ये जो 5 तत्व जो है वो क्या है। जब आपका ध्यान, इसको कह सकते हैं कि ये 0 स्टेप कह सकते हैं, जब आप पहले स्टेप में जाते हैं उसके पहले, जिसको हम 0 स्टेप कहते हैं, है ना। अगर आपका परिणामकारक ध्यान करना है तो आपकी 0 स्टेप सही होनी चाहिए। पहली स्टेप तो आप तुरंत चालू कर देते हैं, तो पहली भी ठीक नहीं होती है, दूसरी भी ठीक नहीं होती है, और चौथी तक भी कभी कभी ठीक नहीं होता है। ऐसा ध्यान हो के हमारा समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी जो 0 स्टेप में आपने जो एक प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, वो उस जगह की ये टेक्निक है जिसको हम पाइपर कहते हैं, ठीक है। तो पाइपर के अंदर पहला जो P जो है, फर्स्ट P जो है, आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड में, ठीक है। तो P जो है वो पोजीशन है। अभी पोजीशन मतलब आपकी बैठक। जैसे कि हम ध्यान की शुरुआत करते हैं और थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, शरीर को थोड़ा मसाज करते हैं, तो हमारी पोजीशन की एक पूर्व तैयारी जो है कहीं ना कहीं हम करते हैं। अगर नहीं करोगे तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं उतना परिणामकारक नहीं होगा। अगर आप किसी से करवाओगे भी, डायरेक्ट बोले कि चलो आंखें बंद करो ध्यान करो, तो हो सकता है कि नींद में चला जाए। लेकिन वही आप 1 मिनट या आधा मिनट बोले कि चलो भाई हाथ को ऐसा ऐसा करो, चलो वैसा करो वैसा करो, हाँ, शरीर को थोड़ा मसाज करो, जॉइंट्स को थोड़ा मूवमेंट करो, तो वो भी उसके बॉडी के साथ उसका एंगेजमेंट बनेगा। और वो पोजीशन के, जैसे यहाँ पे पोजीशन बताई गई है कि उसकी जो अनुकूल पोजीशन है, तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं, हाँ? अगर जिसका बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो उसको जो हाफ लोटस कहते हैं, अर्ध पद्मासन। अगर किसी बच्चे की बॉडी अच्छी है तो उसको बोलते हैं कि आप पूर्ण पद्मासन लीजिए, ठीक है, या नीचे कुछ आपके कुशन लीजिए। अगर आपको दिक्कत है तो घोड़ासन में बैठिए, अगर आपको और ज़्यादा दिक्कत है तो चेयर पे बैठिए, ठीक है। ये आपके लिए भी ऑप्शन है, और जब आप आपका ध्यान लीड करोगे, हाँ, तो आपको इसके बारे में उनको सजग करना है कि भाई आपकी बैठक इस प्रकार से हो सकती है। क्योंकि बैठने वाले ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सभी फ्लेक्सिबल हो, कि वो अपने आसन को उसी प्रकार से करे जिस प्रकार से आप चाहते हो, हाँ। तो उनकी जो अनुकूलता जो है उसकी भी जानकारी आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए। और पोजीशन के अलग अलग जो लेवल है, हाँ, जैसे कि इस चित्र में बताया गया है 5 पोजीशन है। फुल लोटस बोलते हैं जिसको, पूर्ण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, या सिंपल बैठक, लोटस जिसे हम कहते हैं कि जो घोड़ासन जो है पीछे कुछ और, जैसे हम वज्रासन बोलते हैं घोड़ासन को ही, वज्रासन में भी बैठ सकता है। घुटने को दोनों हम जैसे पंचांग प्रणाम करते हैं और घुटने को जैसा हम बेंड करते हैं, और पीछे कुछ ऐसा कुछ कपड़ा वगैरह रख के या तकिया वगैरह रख के हम आराम से बैठ सकते हैं। और वो भी अगर किसी को दिक्कत है तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं। तो चेयर पे बैठने का भी आपका एक तरीका कि नीचे आपके पैर टच किए हो। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो नीचे भी आप कुशन रख सकते हैं, आपके दोनों हाथ घुटने की
दोनों के बीच में हो, ठीक है। तो बैठने की जो पोजीशन जो है वो आपकी बहुत ही प्रॉपर होनी है, सुखद होनी है। तो ये आपके मेडिटेशन के इफ़ेक्टिवनेस की सबसे बड़ी शुरुआत। ऐसा कहते हैं, हेलो, ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी बैठक अगर सुखद है तो समझ जाइए कि आपका ध्यान जो है आधा पूरा हो गया है, आधा ध्यान आप सक्सेस हो गए हैं, ठीक है। अगर आपके ध्यान में शरीर अनुकूल है, कहीं पे भी दर्द नहीं है, तो समझ जाइए कि आप ध्यान के अंदर आपकी जो सक्सेस जो रेट जो है वो 50% हो गई है, क्योंकि आपका शरीर ही है कि सबसे ज़्यादा आपके मन को विचलित करता है, बार बार विचलित करता है, बार बार परेशान करता है, बार बार आपको ध्यान से भटकाता है, और हो सकता है कि वो ध्यान ही नहीं करने देगा अगर आपकी बैठक सही नहीं होगी। और वैसा ही जो सामने वाला इंसान है जिसको आप ध्यान सिखा रहे हैं, और हो सकता है कि वो कैसे बैठा है आपको पता ही नहीं चले, तो वो मतलब ध्यान करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसका शरीर ही अगर उसको परेशान कर रहा है और उसको आप गाइड नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, तो हो सकता है कि उसके लिए वो ध्यान एक प्रकार का बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो इसलिए पहली जो हमारी जो जागृति जो है वो हमारे पोजीशन पे हमें खुद को भी लेके आना है हमारे ध्यान करते समय, और हम जब लीड करते हैं तो पोजीशन के बारे में हमें थोड़ी उसकी जानकारी जो है उसको हमें देना है, ताकि हमारा ध्यान का जो सराव है अच्छी तरह से हो सके। दूसरा जो पॉइंट जो है वो है इंट्रोस्पेक्शन। आई मतलब मन अंतर्मुख होना, मन का अंतर्मुख होना, मतलब उस समय जो हमारे विचार और भावनाएं उस समय जो आ रही है उसको सिर्फ स्वीकृत करना है कि हाँ मैं दुखी हूँ, हाँ मैं दुखी हूँ, अगर मैं सुखी हूँ तो मैं सुखी हूँ। मतलब उसमें ज़्यादा आपको इरिटेट नहीं होना है, ठीक है, और ज़्यादा आपको संघर्ष भी नहीं करना है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मेरी बुरी भावनाएं क्यों आ रही है, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि वो हमारी शुरुआत है, ठीक है। और लोगों के भी मन में ऐसा ही आता है कि ध्यान करने का मतलब सुख का ही अनुभव होना, लेकिन सुख का अनुभव तो बाद में होगा ना, जब आपने ध्यान ही नहीं किया है। ध्यान करने के लिए अगर आप भीतर ही नहीं जा रहे और पहले आप सुख की अपेक्षा कर रहे हैं तो वैसे भी फिर वो ध्यान ही नहीं होगा। तो हमें हमारा अवलोकन करना है कि मैं अभी कैसे हूँ जब मैं ध्यान कर रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत हमारे मन में चिंता हो, भय हो, या खुशी हो, आनंद हो, है ना, कुछ भी भावनाएं, कुछ भी विचार जब हम ध्यान करने वाले होते हैं, मैत्री भावना हो या आनापानसति हो, तो उसको एब्जॉर्व करना है कि हाँ जो भी है मैं अभी ऐसा हूँ, ठीक है। ध्यान से इसमें मेरे बदलाव धीरे धीरे ज़रूर आएगा। तो उसको कहते हैं आई इंट्रोस्पेक्शन। तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है पर्पस। मन में ध्यान के उद्देश्य को स्पष्टता के साथ में धारण करना। ये उद्देश्य एक ऐसा है, चाबी है, और एक प्रकार का वो प्रकाश भी है। चाबी इसलिए है क्योंकि वो आपको भीतर ले जाता है, आपके प्रक्रिया के साथ में जुड़ा रखता है। दूसरा ये है कि जैसे आप भटक जाते हैं, मन से विचारों में भटक जाते हैं, तो तुरंत जब आपका उद्देश्य आप वापस लेके आते हैं, मैं तो इसके लिए बैठा था, तो आपको फिर से वापस लेके आता है। लेकिन अगर आपका ध्यान का उद्देश्य आपके करते समय स्पष्ट ही नहीं है कि मैं कौन सा ध्यान किस उद्देश्य के लिए कर रहा हूँ, कौन सा ध्यान किस उद्देश्य के लिए कर रहा हूँ, उसके बारे में अगर आप अस्पष्ट हो ध्यान करते समय, तो समझ जाइए कि आपका ध्यान के जैसा नहीं होगा। वो सिर्फ बैठना होगा, सोना होगा, या भूतकाल या भविष्य में जाना होगा, ठीक है। क्योंकि उद्देश्य क्या करता है, आपके ध्यान के विषय के साथ में वर्तमान में लाने के लिए हमें हमेशा मदद करता है। वो चाबी है और प्रकाश है। इसलिए उद्देश्य की स्पष्टता हमारे ध्यान के परिणाम कारकता को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन का स्वभाव है भटकना और दूसरे विचारों के साथ में बह जाना। लेकिन जैसा उद्देश्य का अगर हमें स्मरण आ जाता है कि मैं तो आनापानसति का ध्यान करने के लिए बैठा हूँ और मुझे सजग होने के लिए मैं बैठा हूँ,
वर्तमान में रहने के लिए मैं बैठा हूँ, तो तुरंत आपका मन जो है वापस आपके उद्देश्य की तरफ आएगा। हाँ? तो तीसरी जो सर बात, यस महर्जन जी। सर सर मैं एक चीज कंफर्म करना चाहता था कि जब मन में ध्यान में बैठते हैं तो उसको का उद्देश्य जो है, ये उद्देश्य की क्या स्पष्टता है? मैं कैसा उद्देश्य, कैसे टारगेट लेके चलूं उसमें, मतलब मैं किसके ऊपर, मतलब क्या ठीक है, ठीक उद्देश्य है, ले सकता हूँ, किस किस तरह के उद्देश्य ठीक ले है। सकता हूँ? हाँ, वो ध्यान के साथ में मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि हाँ अभी हाँ हाँ। अभी अगर आप का कोर्स में जुड़े हुए तो आपका उद्देश्य है ना, तभी तो आप जुड़े हैं। आज आप कोर्स में क्यों जुड़े हैं? कि कुछ आप सीखना जी चाहते हैं, ठीक है? जी जी। ध्यान के बारे में सीखना चाहते ही आपका उद्देश्य है, ठीक है? लेकिन ठीक। अगर इसी समय में अगर आपको फ़ोन आ जाए किसी मित्र का, ठीक है? हाँ और आप उसमें बह जाए, हाँ। तो क्या करेगा उद्देश्य, क्या करेगा? 2 मिनट के बाद में आपको फिर से रिमाइंड करेगा, अरे मेरा क्लास ध्यान का क्लास है, मुझे ध्यान के लिए मेरा समय है। तो हो सकता है कि वो आप फिर से वापस आ जाओ। लेकिन अगर आपके पास में उद्देश्य स्पष्ट ही नहीं कि मैं किसके लिए बैठा हूँ, ठीक है? हम्म तो वो उस मित्र के हम्म फ़ोन के साथ आप चले जाओगे और आपका ध्यान हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप स्पष्ट नहीं हो। हम्म। स्पष्टता ठीक का ठीक मतलब ठीक। क्या है कि वो आपको मैसेज देता है ना? कि हम्म। आप कौन-सा काम किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। हम्म। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं, आपके पास में उद्देश्य है, लेकिन स्पष्ट नहीं है, हाँ 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 क्योंकि हाँ। ये समय में मुझे यही करना है, मेरा दूसरा काम नहीं है, ठीक है? जी 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 उसकी जी जी। स्पष्टता के साथ में अगर आप कोई काम करते हैं, और हम्म। हर एक ध्यान का मैं उद्देश्य बताने वाला हूँ, जैसे ध्यान की तरफ हम जाएँगे। लेकिन ये हम्म। किसी काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है? ये जो ठीक मैं ठीक ठीक। बता रहा हूँ इफ़ेक्टिव मेडिटेशन का टेक्निक होने के साथ में, ये किसी भी काम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी जी। हाँ, आपके रोज़ के ओ। जीवन में जो भी आपको कार्य करना है, तो आपका किसी भी काम का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, ताकि वो आपका काम अच्छा हो जाए। जी जी। अगर अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उद्देश्य हमारे पास में था, लेकिन स्पष्टता नहीं थी कि उसमें से सही में मैं क्या करना चाहता था। हम्म। इसलिए हमारा वो काम सही तरीके से हम नहीं कर पाते हैं, ठीक नहीं है? कर पाते। ठीक है सर, ओके, टू बी ओके। कंटिन्यू प्लीज। और तो ई जो है, चौथा जो मुद्दा जो है, वो एनर्जेटिक है। ई फॉर एनर्जी, एनर्जेटिक। मतलब वो मन में हमारा उत्साह होना चाहिए उस उद्देश्य के साथ में, क्योंकि हमारे मन का धर्म है कि किसी उद्देश्य के साथ अगर आप समर्पित होते हो, तो अपने आप ही आपको भीतर से आनंद आने लगता है। जैसे कि कोई मूवी देखते हैं, या कुछ घूमने जाते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं, या कोई म्यूज़िक सुनते हैं, तो क्या आप बोर होके म्यूज़िक सुनते हो क्या? नहीं, आप बोर नहीं होते हैं, आप आनंद महसूस करते हैं, ठीक है? वैसे ही जब आप ध्यान कर रहे हैं, तो आपको एक आनंदित होने का या उत्साहित होने का जो आपका मन का स्वभाव है, हाँ, वो वहाँ पे उत्पन्न करना पड़ेगा, या उसको अनुभव करना पड़ेगा कि मैं इस कार्य के साथ में अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूँ, मैं उत्साहित हूँ इस कार्य को करने के लिए, ठीक है? ये है चौथा। और पांचवा जो है, रिजोल्यूशन। हाँ, मन का दृढ़ संकल्प करना। जैसे आप उत्साहित होते हैं आपके उद्देश्य और आपके कार्य के साथ, तो आपको संकल्प करना है कि आप 10 मिनट के लिए ध्यान करना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए, 10 मिनट में इस जगह से उठूंगा नहीं, भले मेरा मन भटके, या मेरे पैर में दर्द हो जाए, या कुछ भी हो जाए, भूकंप आने के सिवा कुछ भी हो जाए या मौत आने के सिवा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। भले 10 मिनट का ये संकल्प करें। अगर आपको लगता है कि आपका शरीर ज़्यादा साथ नहीं देता है, आप व्यस्त है, तो 10 मिनट के संकल्प से ही अपना ध्यान शुरू करिए, और पूरी तरह से 10 मिनट ही बैठिए। तो आप देखोगे कि आपका 10 मिनट का ध्यान भी 1 घंटे का ध्यान हो सकता है। लेकिन 10 मिनट हम बैठते नहीं, 1 घंटा बैठते हैं, लेकिन हाथ कभी इधर जाएगा, पैर उधर जाएगा, हाँ, खुजली करेंगे, हाँ, गर्दन को नीचे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे 5 मिनट से शुरुआत हो जाता है। तो 5 मिनट से अगर शुरुआत हो जाएगा, तो आधा घंटा 1 घंटा में बैठोगे तब भी ध्यान होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि हमने अपने मन को या बैठक को अच्छी तरह से देखा नहीं है। हमने बैठक सही नहीं की है, उसकी अनुकूलता हमने ढूंढी नहीं है, या अंतर्मुख करके हमने परिस्थिति को देखा नहीं कि मैं अभी भी कुछ दुख में हूँ या सुख में हूँ। जो भी आपका भाव उस समय रहा होगा,
हाँ, और उस उद्देश्य के साथ आप ध्यान को कहीं न कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, पता है लेकिन समझ नहीं पा रहे, इसलिए स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है? या आपके मन के भीतर का जो आनंद जो है, वो कहीं न कहीं आप उत्साहित होके उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, और संकल्प का भी कहीं न कहीं हमारे मन में दृढ़ संकल्प नहीं है। तो संकल्प बैठक से लेके संकल्प तक का ये जो पूर्व तैयारी जो है, सिर्फ 5 मिनट या 4 मिनट के अंदर हो जाती है। इसको कोई आधा घंटा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप एक एक चीज़ देखते जाओगे तो वैसे वैसे आपका शरीर, मन और भीतर में जो आपकी एक प्रक्रिया जो है, हाँ, ये आपको 4 से 5 मिनट के भीतर ही आपकी पूर्व तैयारी जो है, हाँ, आपको एक ऐसा एक फोर्स क्रिएट करेगी कि आप ध्यान के पहले प्रगति में ही ध्यान का एक सुखद आनंद जो है, हाँ, वो आपको लेने को मिलेगा, और उसके गहराई में आप जाते रहोगे। हाँ, अगर कुछ भी सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी आपको पता चलने लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका मन कैसे था, ठीक है? अगर मन इतना बुरा है तो अगर कोई भी ध्यान करोगे तो इतनी जल्दी तो अच्छा नहीं होगा ना। तो आपको पता चलते रहेगा कि मेरा उसी मन का कुछ ना कुछ अभी भी चल रहा है, चक्कर चल रहा है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, है ना? मेरी जागृति के साथ में, उद्देश्य के साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बस वही ध्यान का एक गहरा अनुभव हमें एक नए परिवर्तन की तरफ हमें लेके जा सकता है। ये पहला तंत्र है जिसे हम पाइपर टेक्निक कहते हैं। इसको आप फिर से समझ जाइए। P फॉर पोजीशन, I फॉर इंट्रोस्पेक्शन मतलब अंतर्मुख होना, P फॉर पर्पस, E फॉर एनर्जी, एनर्जेटिक उत्साहित होना, आनंदित होना, और R फॉर रिजोल्यूशन या मन का दृढ़ संकल्प करना। तो इन 5 बातों से हम अपने ध्यान की जिसको जीरो पोजीशन कह सकते हैं या जीरो स्टेज जिसे हम कह सकते हैं, पहली स्टेज के पूर्व में हमें ये चीज़ हमें इफेक्टिव मेडिटेशन में हेल्प हो सकती है। और एक दूसरी टेक्निक है, ये उसी की जैसी है लेकिन इसका थोड़ा फॉर्मेशन थोड़ा अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट वही इसमें आ जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये करे कि वो करे, दोनों एक जैसे ही है। आप दोनों में से किसी को भी एक का इस्तेमाल करके या दोनों का भी थोड़ा मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको समझने के बाद आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो इसको कहते हैं आइडा, AIDA, आइडा, ठीक है? तो इसके भी 4 टूल्स हैं। तो पहले ए के अंदर अवेयरनेस जिसे कहते हैं, A फॉर अवेयरनेस, जिसको हम सामान्य जागृति कहते हैं। तो सामान्य जागृति के अंदर जैसा हमने पहले इसमें देखा था पाइपर में, तो उसमें बैठक देखी थी, इसमें भी बैठक आ गई, ठीक है? दूसरा इंट्रोस्पेक्शन देखा था कि विचारों भावनाओं को अंतर्मुख होके देना, तो इसमें भी आ गया, विचार आ गए। इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो उसमें नहीं है। इसमें ये बताया जाता है कि आप जहाँ पर बैठे हो उस वातावरण को भी अनुभव करें, उसकी भी जागृति आपके पास में होनी है कि आप बेड पे बैठे हो या चेयर पे बैठे हो, या आपके आसपास में जो रूम है, हो सकता है कि बच्चे रहते हो, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, आप रोड के बगल में आप रहते हो, मतलब आपका जो एटमॉस्फेयर जो है, जिस वातावरण में आप ध्यान कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी जागृति होनी चाहिए कि इस वातावरण में कुछ भी हो सकता है। पंखे का आवाज़ भी आ सकता है, कोई आवाज़ भी कर सकता है, या कोई टीवी अगर चला रहा है तो टीवी का भी आवाज़ आ सकता है। आप ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते कि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ सब कुछ शांत रहे, किसी की आवाज़ ही नहीं आए। अगर आप जागरूक नहीं रहोगे वातावरण के साथ तो आप तुरंत डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ आसपास के वातावरण की वजह से हमारे ध्यान में डिस्टर्बेंस होगा। तो हमें गुस्सा आने लगेगा, इरिटेट हो जाएंगे और ध्यान से उठ जाएंगे, क्योंकि सभी के घर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी जो घर की जो रचनाएं जो है, ध्यान के लिए कोई रूम होगा ऐसा समझना या सोचना बड़ा मुश्किल है कि अलग से कोई हमारा ध्यान के लिए रूम होगा। हम उसी जगह पे सोते हैं, उसी जगह पे ध्यान करते हैं, या उसी जगह पे सब कुछ हमारा एनवायरनमेंट रहता है।
तो हमने अपने वातावरण के प्रति सजग होकर हमें अवेयरनेस को ध्यान में रखते ही इसमें जागरूक होकर हमें ध्यान करना है। तो ये है अवेयरनेस, जिसे हम सामान्य जागृति के तौर पे हमारे बैठक, शरीर, विचार और वातावरण को हमें समझना है कि हाँ, मैं कैसे बैठा हूँ, मेरे विचार क्या है, या मैं किस वातावरण के साथ में बैठा हूँ। ठीक है, ये पहला अवेयरनेस है। दूसरा जो टेक्निक है उसमें उसको कहते हैं आई, इंटेंशन। जैसे कि हमने उसमें भी देखा था ध्यान का उद्देश्य की स्पष्टता। इसमें भी ऐसे ही है, इसमें है ध्यान का उद्देश्य। इसको दो प्रकार से हमें देखना है, प्राथमिक और अंतिम। प्राथमिक और अंतिम। प्राथमिक उद्देश्य हमारा ये होता है कि मन को शांत करना, एकाग्र करना, लेकिन वो अंतिम उद्देश्य नहीं है। हमारा ध्यान का अंतिम उद्देश्य है बुद्धत्व को प्राप्त करना। तो इसलिए हमारा सफ़र जो है काफ़ी लंबा है, इसलिए कितनी भी दिक्कतें आ जाए तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य लंबा है। तो बीच में जो हमारी जो दिक्कतें हैं, हाँ, अगर हमें परेशान करती है तो उससे हम निपट सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ध्यान में ऐसा कुछ होते रहता है। ठीक है, कभी एकाग्रता होगी या नहीं होगी, हाँ, लेकिन एकाग्रता अगर नहीं भी होती है तब भी मन को समझना है, और एकाग्रता होती है तब भी मन को समझना है। वो उसका अंतिम उद्देश्य है। सिर्फ मन की एकाग्रता हो जाए तब ध्यान अच्छा है, वो ध्यान का उद्देश्य नहीं है। या बुरा हो जाए तो ध्यान अच्छा नहीं है, वो ध्यान का उद्देश्य नहीं है। ध्यान हमारा अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है, एकाग्रता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसको जानना और स्वीकार करना वही हमें अंतिम लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए मदद कर सकता है। तो हमारा ध्यान के उद्देश्य में हमने दोनों प्रकार के जो उसके पहलू है, उन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ध्यान का सराव शुरू करना है। तीसरी जो बात है डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट का मतलब जो होता है ध्यान का विकास करना या ध्यान का रूपांतरण करना। इसमें दो बातें आती हैं। अभी पहले वाले में पाइपर के अंदर ये बातें नहीं है, डी और आखिरी दूसरा ए जो है वो उसमें नहीं है। पाइपर के अंदर जो ए और आई उसमें आ जाता है। ठीक है, ए और आई तक ही जो पूर्व तैयारी की बात उसमें है, लेकिन अभी इसमें डी के अंदर जो पूरी प्रोसेस की भी बात बताई, वो भी हमें स्पष्टता होनी चाहिए कि ध्यान के प्रति हमारी जो विधि है उसका ज्ञान हमें होना है कि पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरी स्टेप में क्या करना है, तीसरी चौथी में क्या करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी हमें होनी है। और साथ साथ में इस मेडिटेशन को करते हुए जो उसमें आने वाली जो दिक्कतें हैं, जो 5 न्यूरन है या समस्या आने वाली है, उसको भी शांत करने का हमें प्रयास करना है, उस पर भी कार्य करना है। उसको कहते हैं डेवलपमेंट। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये ध्यान के प्रोसेस की अवस्था है। ये पूर्व की अवस्था यहाँ पे खत्म हो जाती है ए और आई में। ठीक है, डी क्या है, आपके ध्यान की प्रॉपर प्रक्रिया है। जब आप ध्यान की शुरुआत करते हो या कोई कार्य की शुरुआत करते हो, ये दोनों जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास करने की जो प्रक्रिया है, तो उस अभ्यास के समय आपका मन, ठीक है, वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है और आप क्या पढ़ रहे हो, क्या समझ रहे हो, और उसमें अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है या शंका आ रही है या भय लग रहा है, तो उन सभी बातों को धीरे धीरे आगे पीछे करते हुए या जानते हुए फिर से शरीर मन को एकाग्र करते हुए अभ्यास करना, वो एक प्रकार की आपकी प्रक्रिया है। तो ध्यान के अंदर भी जब हम कोई विषय को लेते हैं तो उस विषय के साथ में बहुत सारे हमें हमारा मन जो है अलग अलग विचारों के साथ में हमें संभ्रमित करता है, जिसको हम 5 न्यूरन कहते हैं। और 5 न्यूरन के ऊपर शायद हमने मेडिटेशन भी किया था और उसको अच्छी तरह से हमने जानने का प्रयास किया था किस प्रकार से हमारे ध्यान के अंदर उसका हमने कार्य करना चाहिए। तो डेवलपमेंट के अंदर एक तो हमें विधि पता होनी चाहिए ध्यान की अच्छी तरह से, और साथ में 5 न्यूरॉनों के साथ में कैसे डील करना है, या कैसे उसको उसी मेडिटेशन के अंदर शांत करते हुए हमारे विषय के साथ में आगे बढ़ना है, ताकि हम उपचार समाधि में जा सकें।
डेवलपमेंट का जो बिगिनिंग उद्देश्य जो है उपचार समाधि को प्राप्त करना। उपचार समाधि का मतलब यह है कि हमारे मन में से 5 न्यूरॉन शांत होना। 5 न्यूरॉन शांत होना मतलब उपचार समाधि में जाना। उपचार समाधि का अनुभव मतलब 5 न्यूरॉन को शांत होना। नष्ट होना नहीं है, समझ में आया ना? नष्ट होना वो अंतिम उद्देश्य है। जब हम शांत होकर अपने सत्यता को जब देखते हैं और उस सत्यता के साथ में जब उस 5 न्यूरॉनों को नष्ट करते हैं तब वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो हमारी जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से आंतरिक प्रक्रिया है जो हमें ध्यान के अंदर हम देखते हैं या उसका हम अनुभव करते हैं। तो ये जानकारी हमें भी होनी चाहिए और जब हम लीड करेंगे तो हमने उनको लीड करते समय भी बतानी चाहिए कि भाई देखो कहीं तुम्हारे मन में कुछ खाने का विचार आ रहा होगा, कुछ पढ़ने का विचार आ रहा होगा, तो ये क्या एक प्रकार के आपके न्यूरॉन हैं, उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। आप आपके श्वास के ऊपर ध्यान रखें। ये आप कब बताओगे? जब आपको स्पष्टता होगी या आप उसका अनुभव करने के लिए अपने आप को आप देखोगे, तब जाके आप औरों को भी इस प्रकार से बता सकते हैं। अगर आपको ही पता नहीं है, हाँ चलो सांस पे ध्यान दो, सांस पे ध्यान दो, अरे सांस पे ध्यान कैसे दे वो, अब उसका मन तो भटक रहा है तो भी बताओ कि भाई मन भटक रहा है, उसको भी देखो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आप औरों को बताओगे ना, हाँ, नहीं तो बोलेगे सांस को देखो, सांस को देखो, दूसरी सांस को देखेगा वो, हाँ, सास ससुर जो होते हैं उसको देखेगा, या फिर कल्पना में चला जाएगा और उसको लगेगा तो यही सब कुछ ध्यान है, हाँ। तो उसको हमें लीड करने के लिए आपको खुद को पता होना चाहिए कि प्रोसेस के अंदर क्या होना है, ताकि आप सही तरीके से उनको गाइड कर सको और उस गाइडेंस से आपको भी बेनिफिट मिलेगा और साथ साथ में जो आपसे जुड़े हुए लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। और चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको ये असेसमेंट कहते हैं। जैसा आपका ध्यान समाप्त होता है, 2 प्रगति में आप कर रहे हैं 10 मिनट में 2 प्रगति, नो प्रॉब्लम। 4 प्रगति में आप 5-5 मिनट कर रहे हैं तो 20 मिनट। ध्यान जैसे समाप्त होता है वैसे उठिएगा मत। जैसे आप उठ जाओगे तो आपका ध्यान 0 में चला जाएगा। जैसा कोई स्प्रिंग आप खींचते हो और तुरंत उसको छोड़ देते हो तो फिर से उसी जगह पे आ जाता है। रोज़ आप ऐसे करोगे तो रोज़ वैसे ही जाएगा वो, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव होने वाला नहीं है। तो जैसे आपने खींचा आपके मन को, तो थोड़ा उसको शांत होने दीजिए, धीरे धीरे शांत होने दीजिए। देखिए, उसका अवलोकन करें कि आपने क्या अनुभव किया है। हाँ, तुरंत मत उठिए। जैसा कि आपने तुरंत ध्यान की शुरुआत नहीं की, पहले आपने पूर्व तैयारी की 5 मिनट 4 मिनट, बाद में आपने ध्यान की शुरुआत की। जैसा आपका ध्यान समाप्त होता है आपके संकल्प के समय के अनुसार, तो तुरंत मत उठिए, 2 या 3 मिनट बैठे रहिए। देखिए कि आपने क्या अनुभव किया, क्या लगा आपके बॉडी और शरीर और मन में। हाँ, उसका अवलोकन करें, हाँ, और उसको स्वीकार करें कि हाँ, कुछ बुरा भी दिखाई दिया, अच्छा नहीं लगा या थोड़ा अच्छा लगा। हाँ, उसकी स्वीकार करने के बाद में वहाँ पे संकल्प करें कि अभी जो मुझे अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा है जिसका मतलब कुछ तो भी अच्छा होगा आप में, जिसको हम कुशल कहते हैं। तो उस कुशल कर्म करने का संकल्प करें, वो आपके दूसरे कर्मों को प्रेरित करेगा, कनेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे आप संकल्प नहीं करोगे तो आप दूसरा जो कर्म करोगे फिर से अकुशल कर्म होने लगेगा, क्योंकि उसको मोटिवेशन नहीं मिला है कि उसका नेक्स्ट कर्म जो हो। जैसे कि आप ध्यान करने के बाद में अगर आप नहाने के लिए जा रहे हैं, नाश्ते के लिए जा रहे हैं, तो नाश्ते के लिए अगर आप जाओगे तो नाश्ते का कर्म जो है कुशल तभी बनेगा कि उसके पहले आपने उसको डायरेक्शन दिया हो। नहीं तो वो खाने का कार्य जो है वो अकुशल कर्म से ही करेगा। उसका चित्त जो होगा वो पहले के चित्त जैसा ही रहेगा, वो कुशल चित्त में परिवर्तित नहीं होगा कि आपने संकल्प नहीं किया है। लेकिन ध्यान से समाप्त होने के बाद संकल्प करते कि इसके बाद की मैं कृतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा कुशल कर्म से, कुशल चित्त से करूँगा, तो आपका जो काम छंद है या पंच न्यूरॉन है, धीरे धीरे आपके दूसरे मेडिटेशन में या दूसरे दिन के या दूसरे महीने में आप देखोगे तो वो न्यूरॉन धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। क्योंकि न्यूरॉन आते ही इसमें से, क्योंकि आपने गलत तरीके से जो कर्म किया है उसी को ही न्यूरॉन कहते हैं। अकुशल भाव से जो कर्म किए हैं ध्यान के बाद में, वही ध्यान के भीतर आपको परेशान करते हैं।
और वो श्रृंखला हमेशा बनी रहती है। अगर श्रृंखला को तोड़ना है तो हम ही तोड़ सकते हैं, अगर आप वहाँ पे सजग हो जाए कि यार मुझे बहुत दिक्कत हुई, अभी मैंने कुशल कर्म के साथ में कुछ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, मेरी वाणी हो, मेरा शरीर हो, मेरा व्यवहार हो, तो आप पाओगे कि आपका काम छंद जो है धीरे धीरे ध्यान में ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके लिए पूरी तरह से कार्यशील काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये असेसमेंट में हम देख सकते हैं या संकल्प कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बिगिनर है या और गहराई में ध्यान को लेके जाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी डायरी को मेंटेन करना चाहिए, मेडिटेशन डायरी। उसमें आपको आपके आने वाले न्यूरन को नोट डाउन करना चाहिए, ये न्यूरन मुझे ज़्यादा आता है। ठीक है, और साथ में अगर आपके कुछ अच्छे अनुभव आए हैं उसको भी आपने नोट डाउन करना चाहिए, या आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंस और नेगेटिव एक्सपीरियंस, ये आपको बहुत बड़ा गाइड कर सकते हैं। हाँ, जो बोलते हैं ना कि लर्निंग आपकी सही में हो रही है कि नहीं हो रही है, ये डायरी बताएगी। एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद जब आप डायरी देखोगे, हाँ, और न्यूरन की संख्या और वेटेज या उसका प्रमाण ज़्यादा रहेगा, तो आप अपने आप ही समझ पाओगे कि मैं बदल रहा हूँ कि नहीं, मेरे व्यवहार में बदलाव हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ध्यान का जो सीखने की जो पद्धति जो है वो कहीं ना कहीं अधूरी है। उसको फिर से हमें परिणाम कारकता के तरफ हमें लेके जानी पड़ेगी। परिणाम नहीं होगा तो ध्यान आगे नहीं बढ़ेगा। ध्यान जरूर होगा, ध्यान जरूर होगा, लेकिन वो आगे बढ़ने वाला नहीं होगा। वो चौथी क्लास में घुमाते रहेगा और आपको लगेगा कि मुझे 10वीं क्लास में जाना चाहिए था, लेकिन 10वीं क्लास में हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम ध्यान चौथी क्लास का कर रहे हैं, घूमने घुमाने का। ठीक है, आगे बढ़ने का अगर ध्यान नहीं होगा तो फिर वो ध्यान से हमें जो बेनिफिट मिलने हैं वो शायद नहीं मिल पाएंगे, और उसका कारण ही है कि हम उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दो बातें आपको पता चली हैं। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पे थोड़ा हम कुछ बात कर सकते हैं, जो टेक्निक या पूर्व तैयारी को लेके। हाँ बोलिए अमरशील जी। जी साहब, आपने ये बताया ध्यान का विकास के लिए 5 न्यूरॉन का जो बात शांत करने के बाद का बताए ना, उसमें उपचार ध्यान को प्राप्त करना। तो उपचार ये मन तो मीन्स हमारा निवरण शांत तो होता है, लेकिन उपचार समाधि से हम अर्पणा समाधि में कैसे जा सकते हैं? बस वही है, उपचार में पहुंच गए तो अर्पणा में चले गए। उपचार में से डायरेक्ट हाँ, वो ऐसा है। हाँ, जैसे कि आप किसी गांव के भीतर जाना चाहते हैं, आप उस गेट के पास पहुंच गए तो आप कहाँ जाओगे फिर? अभी गांव में पहुंच गए, गांव में बराबर। हाँ, तो बस गांव के अंदर ही जाओगे ना। जब आप तो वही है ना। हाँ, गेट तक गए हैं, इसका मतलब अभी गांव के भीतर आपको जाना है, सरल हो गया है। लेकिन गेट तक ही नहीं पहुंचोगे, ठीक है, तो गांव के अंदर कैसे जाओगे? अच्छा, तो वन एंड सेम है ना। हाँ, वो उसकी शुरुआत ही है, बराबर। वैसे शुरुआत हो जाती है कि हम उसमें अर्पणा में चले जाते हैं उसी क्षण, दूसरे क्षण में ही। अगर हम उपचार में आ जाते हैं, जितने क्षण के लिए उपचार में आते हैं उतने क्षण में हम अर्पणा में चले जाते हैं, बराबर। तो उसका दूसरा कोई सोर्स नहीं है। उसी क्षण में, जैसा कि सांस अंदर लिया और बाहर छोड़ा एक दूसरे क्षण में ही है, वैसे ही उपचार हो गई तो हम तुरंत अर्पणा में प्रवेश कर लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके। तो मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो पाइपर और जो आइडा जो है, पाइपर सिर्फ पूर्व तैयारी के लिए है, आइडा पूर्व तैयारी के साथ में आपकी ध्यान के भीतर और ध्यान के बाद। ठीक है, इसमें 2 स्टेप या पूरी तरह से ध्यान को इफेक्टिव करने के लिए आइडा जो है ये मेथड परफेक्ट है। अगर सिर्फ आपको पूर्व तैयारी के लिए काम करना है तो पाइपर ठीक है। तो पाइपर में आप पूरी तरह से आपकी पूर्व तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन पाइपर के साथ में अगर आपका मेडिटेशन भी अच्छा हो और बाद में भी आपका
इम्प्लीमेंटेशन है, असेसमेंट भी अच्छा हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए आइडा का भीतर पाइपर आ ही जाता है आपके पहले और दूसरे स्टेज के अंदर। तो आप आइडा को फॉलो करिए और आइडा के साथ में पाइपर के कुछ मुद्दे हैं, आपको लग रहा है कि इसको भी आप उसको सरलता से कर सकते हैं, तो वो एक जैसे ही मुद्दे हैं, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आनापानसति ध्यान की तरफ सिर्फ मैं मुद्दे बताने वाला हूँ। यस, आप कुछ कहना चाहते हैं वसंत जी? ठीक है सर। ओके, थैंक यू। तो आनापानसति के बारे में मुझे लगता है कि सभी को पता है, जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, क्योंकि नए लोगों ने भी इस ध्यान को किया है या मैंने करवाया है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो इसमें 4 बातें बताई है, उसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है और उसकी विधि क्या है। और उस विधि के अंदर भी मैंने कुछ बातें बहुत ही स्पष्टता से आपको करने के लिए भी मदद रूप होगी और करवाने के लिए भी मदद रूप होगी। इस प्रकार से मैंने इसमें नोट डाउन की है, ताकि आपका ध्यान भी अच्छा हो और सिखाते समय आप औरों को भी अच्छी तरह से सिखा पाए। ठीक है, तो देखिए कि ध्यान आनापानसति का अर्थ जो है वर्तमान श्वास की स्मृति या सजगता का ध्यान है। ठीक है, सीधे शब्द में श्वास हमेशा वर्तमान में रहता है, ना भूतकाल में ना भविष्य में। तो उसका सीधा सरल अर्थ क्या है कि वर्तमान श्वास की स्मृति मतलब आनापानसति, उसकी सजगता मतलब ही आनापानसति। इसी को ही हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं, सीधे और सरल अर्थ में। ठीक है, अगर उद्देश्य की तरफ हम जाते हैं किसका, जैसे कि महर्षि जी ने प्रश्न किया था कि ध्यान का उद्देश्य क्या होगा। अभी इस ध्यान के तरफ महर्षि जी आप सुनिएगा, जानिएगा। ठीक है, जब हम आनापानसति करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, हाँ, इसमें मैंने बताया है। जैसे कि मैंने कहा कि एक हमारा प्राथमिक उद्देश्य होता है और एक अंतिम उद्देश्य के तौर पे हमें आनापानसति करनी है या मैत्री भावना भी करनी है। तो इसका प्राथमिक जो उद्देश्य जो है, जैसा आप ध्यान में सोचते हैं कि मुझे इस उद्देश्य के लिए ध्यान करना है, तो ये शरीर और मन को एकरूप करना, ये सीधा और सरल इसका उद्देश्य है। क्योंकि हमारा शरीर यहाँ पे बैठा है, मन भटक रहा है। हम आनापानसति से क्या करते हैं, जहाँ पे शरीर है, आपका वर्तमान में शरीर है, ठीक है, सभी का वर्तमान में है, लेकिन भूतकाल में है, सभी का वर्तमान में है। हाँ, तो बस उस वर्तमान के शरीर में हमारे मन को भी एकरूप करना, इसका ही मतलब है। जैसे जैसे हम शरीर के साथ मन को लाते हैं, वैसे वैसे जो तनाव जो है वो शांत होने लगता है, जिसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट इसीलिए इससे हो जाता है, क्योंकि आप आपके शरीर के साथ श्वास को देखते हैं, तो धीरे धीरे जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो डिसिपेयर हो जाता है। तनाव मुक्त होना भी ये ध्यान का लक्ष्य है, और मन को शांत होना या मन को शांत करना। तो ये तीनों शब्द एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। एकरूप होना, तनाव मुक्त होना या शांत होना, ये प्राथमिक गोल है या प्राथमिक उद्देश्य है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान का हमें सराव की शुरुआत करनी है, ताकि हमारा मन शांत हो, तनाव मुक्त हो और एकरूप हो। यही इसकी प्राथमिक और प्राथमिक उद्देश्य है। इसका अंतिम जो उद्देश्य जो है, धीरे धीरे हम इसी आनापानसति के माध्यम से और सत्य के गहराई में जाते हैं, या हमें अनुभव होता है, जिसे हम बोधिचित्त कहते हैं, कि जो हमारा स्वभाव है बुद्धत्व को प्राप्त करना। जो बुद्ध के ध्यान में हम इस चित्र को देख रहे हैं, तो बुद्ध ने भी इसी आनापानसति से ही उनके भीतर उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया था। ठीक है, और सभी बुद्ध जो है इसी आनापानसति के अनुभव से या उसी के सराव से धीरे धीरे मन के गहराई में जाते जाते वो सत्यता को प्राप्त करते हैं या सत्यता का अनुभव करते हैं। यही हमारे आनापानसति का एक प्राथमिक और एक अंतिम लक्ष्य है, कि जो हमें बुद्धत्व तक हमें ले जाता है या उसका हमें अनुभव कराता है। तो इस उद्देश्य के साथ हमें ध्यान की शुरुआत करनी है।
अभी हम विधि के तरफ आते हैं। 4 चरणों में हमें बताया जाता है। अब ये 4 चरण हमें संगम में भी सिखाए जाते हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिन, जो सोर्स जो है, जो बुद्ध घोष की लिखी हुई किताब है जिसका नाम विशुद्धि मग्न है, उसमें हमें इसकी पूरी जानकारी है, या उसका जो पूरा सराव का जो प्रक्रिया है वहाँ से हमें मिलती है। और हमारे संघ में भी इसी प्रकार से इसका ध्यान का सराव किया जाता है। तो उन्होंने जो 4 पद्धतियों को विभाजित किया है, इसका भी थोड़ा हमें एक तर्क और विचार करके समझना है, क्योंकि पहले की जो 2 पद्धति है वो एक सामान्य लोगों के लिए है। सामान्य मतलब जिसको बिल्कुल ध्यान के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, वो पहली बार कर रहा है या कभी कभी करता है, ऐसे लोगों के साथ अगर आपको ध्यान सीखना है और सिखाना है तो पहली जो 2 पद्धति को हमने ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हमें एक गिनती के माध्यम से या काउंटिंग के माध्यम से श्वास बाहर जाते समय 1 से 10 तक जो काउंटिंग है वो पहली पद्धति है। उसको हमें 5 मिनट 2 मिनट जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है तो उसको हमें करवानी है और करनी है, ताकि जो बिगनर है, जो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट है, तो उसको एक श्वास के साथ एक बनने के लिए एक उसको एक एलिमेंट मिल जाता है, वो जानने लगता है, समझने लगता है कि हाँ मैं काउंटिंग कर भी रहा हूँ और सांस को भी देख रहा हूँ। ठीक है, तो एक बहुत ही एक प्राथमिक तौर पे अगर किसी को भी हम मेडिटेशन सिखाना है तो जो काउंटिंग के साथ सीखना और सिखाना ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि जो हमें इस्तेमाल करना है, या आप भी मेडिटेशन में ऐसा कर रहे हैं या कर रहे होंगे। दूसरे पद्धति में श्वास लेते समय हमें काउंटिंग की गिनती करनी है। अभी श्वास लेते समय और छोड़ते समय हमें इस बातों को हमें खास ध्यान रखना है और बताना है कि हमें इस श्वास पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं देना है। जैसा प्राणायाम में श्वास को रोका जाता है अंदर और बाहर, इसके बारे में हमें स्पष्टता करनी है। आपका अगर श्वास गिनती में अगर भूल जाता है तो चिंता ना करें, फिर से 1 से शुरुआत करें। ज़रूरी नहीं है कि 1 से 10 तक आपकी पूरी तरह से गिनती हो ही जाएगी, हो जाती है तो आपकी जागृति बढ़ते जा रही है। ठीक है, अगर नहीं भी हो रही है तो फिर से प्रयास करें, क्योंकि ये जो हमारे जो स्टेटमेंट है या ये जो मोटिवेशन जो है नए लोगों को, या अपने आप को भी जब हम काउंटिंग करते हैं और हमारा मन भटक जाता है तो हम भी कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, यार क्या मैं इतने साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ और 5-6 की गिनती के बाद मैं भूल जाता हूँ। तो इरिटेट नहीं होने का, ठीक है, उस समय का स्टेट ऑफ माइंड ऐसा था है तो कोई दिक्कत नहीं है। भटक गया, भूल गया, इसका मतलब बहुत बड़ा गुनाह हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं और हम काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं, या हम अपने आप को ब्लेम देने लगते हैं कि यार मेरा ध्यान कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो ध्यान करने का मतलब गिनती करना नहीं है। ठीक है, गिनती भूल गई है, सांस को फिर से आप देखिए, फिर से सजग बनिए, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ना, ध्यान, मन को समझना, ये हमारे ध्यान की सबसे बड़ा उद्देश्य है। गिनती को पकड़ के रखना या गिनती को अच्छी तरह से करना ये हमारा ध्यान का उद्देश्य नहीं है। लेकिन प्राथमिक तौर पे हमें उसको समझना भी है, खुद भी करना है, और साथ में हमें जो बिगिनर जो है उसके लिए ये पहली और दूसरी पद्धति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसको अच्छी तरह से सिखाना, उसमें उसको एंजॉय करने के लिए हेल्प करना, उसको बार बार मोटिवेट करना, या उसके साथ में इंटरेक्ट करना बीच बीच में कि भाई भूल गए तो चला ऐसा फिर से 1 से शुरुआत करिए। सांस को ज़्यादा कंट्रोल मत करिए, सांस के साथ में बने रहने का प्रयास करें। मन भटक रहा है, भटकने दीजिए, फिर से 1 से शुरुआत करें। तो इस प्रकार का जो आपका संवाद उनके साथ में रहेगा तो निश्चित ही है कि आपको भी अच्छा लगेगा, आपका भी ध्यान अच्छा होगा, और साथ साथ में आप औरों को भी पहले और दूसरे प्रगति में आप उनको अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। तीसरी प्रगति में ऐसा बताया जाता है या ऐसा हम ध्यान करते हैं कि सिर्फ हम देखते हैं और जानते हैं कि सांस भीतर जा रहा है और बाहर आ रहा है। इसके अंदर भी छोटे छोटे 4-6 स्टेप्स हैं। अभी स्टेप्स को शायद आप लोग नहीं कर रहे हैं या अक्सर हम नहीं करते, हम बस गिनती छोड़ देते हैं और हम सांस को ऐसे देखने लगते हैं। लेकिन मैंने जो इसमें पॉइंट्स दिए हुए
उसके हिसाब से आप ध्यान ज़रूर करिए और उसका अनुभव करें कि सही में तीसरी प्रगति में जब हम आते हैं तो हमारी जो दीर्घ सांस है और ह्रस्व सांस है, दीर्घ मतलब बड़ी लंबी सांस को भी अनुभव करना है और जो छोटी सांस है उसको भी अनुभव करना है, क्योंकि बुद्ध के समय इसी प्रकार से सांस को देखा जाता था, न कि अंक गिनती के माध्यम से। अंक गिनती इसलिए बुद्ध घोष ने बताई है क्योंकि बुद्ध के समय के बाद जब अशोक घोष ने ध्यान के बारे में बात की तो उनको भी लगा होगा कि लोग कैसे डायरेक्ट श्वास को देखेंगे, तो इसके वजह से उन्होंने अपने अनुभव के तौर पे उन्होंने गिनती का एक एलिमेंट डाल के ध्यान के बारे में उन्होंने उसमें वर्णन किया है। लेकिन एक्चुअल में जो आनापानसति का जो अगर सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें हमें इस प्रकार की गिनती का कहीं पे भी वर्णन मिलता नहीं है। तो सही जो ध्यान की जो प्रक्रिया की शुरुआत जो है जिसे हम आनापानसति कहते हैं वो तीसरी प्रगति से शुरू होती है। अगर आप नियमित ध्यान कर रहे हैं तो हम पहले दूसरे प्रगति में ही हमारा ध्यान समाप्त हो जाता है, तीसरी चौथी प्रगति तक तो हम जा ही नहीं पाते हैं। तो जो ज़्यादा लोग ध्यान कर रहे हैं ज़्यादा लंबे समय से, तो पहले और दूसरी प्रगति को उन्होंने अवॉइड करना चाहिए, डायरेक्ट तीसरी चौथी प्रगति की तरफ ध्यान की तरफ आप आ सकते हैं। कि जो पुराने लोग हैं या जो ध्यान के अंदर थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए ज़रूर पहली और दूसरी प्रगति को पूरी तरह से करना चाहिए ताकि उसकी तीसरी और चौथी प्रगति और अच्छी तरह से हो सके। तो तीसरी प्रगति के अंदर इसमें दो दो की जोड़ियाँ है, मतलब 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया जा सकता है। 3 प्रकार से मतलब इसको 3 मतलब 6 प्रकार से इसको और सूक्ष्मता से देखा जा सकता है। जैसे कि दीर्घ सांस आ रहा है तो उसको भी देखना है और उसको जानना है। ह्रस्व मतलब छोटा सांस आ रहा है क्योंकि हमेशा सांस का जो लेंथ है वो कम ज़्यादा होता है, उसके साथ में भी सांस को देखना है। दूसरे इसमें हमें क्या वो ठंडा है या गर्म है, गर्म कभी सांस भीतर जाने वाला सांस हमेशा ठंडा होता है, कभी हमने देखा है। बाहर आने वाला सांस हमेशा गर्म होता है, कभी हमने देखा है नहीं देखा है। अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो उसको देखिए जानिए, तब जाके हमारी आनापानसति और सूक्ष्म गहराई में हम उसको लेके जा सकते हैं। आगे के अर्पणा समाधि में जाने का ही मतलब ये है कि श्वास के हर एक पहलू को देखना। जब आप हर एक पहलू को देखते हैं तो आपका उत्साह बढ़ जाता है, आनंद बढ़ जाता है और उसके साथ में आपको रहने की एक आपकी इच्छा हो जाती है। सिर्फ सांस को देखना तो 2-3 मिनट 5-10 मिनट के बाद में लगता है अभी क्या देखूँ, सांस को देख लिया 10 मिनट के बाद में मैं और क्या देखूं, तो फिर वो मन दूसरे विचारों में भटक जाता है। सांस के जो अलग अलग पहलू को अगर आप देखोगे तो उसमें रहने का आपको आनंद आएगा और आनंद आपको ध्यान की गहराई में लेके जाएगा, जिसे हम अर्पणा समाधि कहते हैं। क्योंकि उपचार इसलिए होगा क्योंकि आपका मन भटकेगा ही नहीं ना। अगर सांस के साथ अगर आप बने रहेंगे तो मन भटकेगा कैसे? मन इसलिए भटकता है कि उसके जो सूक्ष्म पहलू को हम देखते नहीं है। हम सांस करके गिनती तक देख लेते हैं और बाद में देखने जैसा कुछ भी नहीं होता है तो मन फिर भटकने लगता है। तो इसलिए उसकी शीतलता देखी है, उसकी गर्माहट देखी है, ठीक है। उसके साथ में भी कुछ समय 2 मिनट 3 मिनट बिताइए। फिर उसका जो और एक तीसरा जो पहलू जो है कि जब सांस भीतर जा रहा है तो नाक से गले में स्पर्श होके आपके नाभि तक जाता है, ठीक है। भीतर जाने वाले सांस के पूरे तीनों बिंदु को देखिए, नाक, आपका गला और आपका नाभि, वहां तक उसका आखिरी स्पर्श होता है। बाहर आने वाला सांस भी नाभि से होते हुए गले में स्पर्श करते हुए नाक से बाहर आता है। तो उसकी सूक्ष्मता को भी अनुभव करें, पूरी प्रक्रिया को, तो आपका मन उसमें लग जाएगा। और एक बार लग गया तो उसके आनंद के सामने कोई आनंद हमें दिखाई नहीं देगा। हमें लगेगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। और जहाँ पे हम तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो उसी तनाव मुक्ति के अंदर हमारा मन और प्रीति में, आनंद के अंदर हम आगे आते रहेंगे और हमारे न्यूरॉन जो है आएंगे भी पता नहीं चलेगा, और आएंगे भी तो ज़्यादा परेशान हमें नहीं कर पाएंगे। फिर से हम सांस की तरफ वापस आ सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि सांस को किस प्रकार से देखना है। हमारे पास में उसकी जानकारी है कि सांस को किस प्रकार से देखा जाता है। और उसकी सूक्ष्मता से हम देखते रहेंगे तो हमारी प्रगति
हमें और गहराई में लेके जा सकती है। और चौथी जो प्रगति है, जो अक्सर हम करते हैं, सांस को स्पर्श बिंदु में देखते रहते हैं और वहाँ पे भी कुछ अनुभव नहीं करते हैं। हाँ, बस लग रहा है कि देख रहा है, हो रहा है, बस वहीं पे हमारा ध्यान खत्म हो जाता है। लेकिन उस समय ही नहीं होता है कि सांस को उसको और गहराई में देखें। तो सांस को स्पर्श बिंदु को देखने का मतलब क्या है कि उसके साथ में एकरूप हो जाना। और उसमें बनते ने हमें बताया है कि पानी और जो साबुन चूर्ण है या शक्कर और पानी जैसा मिक्स होता है, हाँ, वैसा एकरूप होना मतलब ये ध्यान की चौथी अवस्था है। और ध्यान की चौथी अवस्था ही मतलब उपचार समाधि से अर्पणा समाधि में प्रवेश होना है। अभी तक का ध्यान हमारा ध्यान नहीं था, और सिर्फ प्रयास था। चौथे प्रगति से हमारा ध्यान का एक उच्च अनुभव, गहरा अनुभव आके हमें और गहराई में ले जाने के लिए हमें एक शक्ति देता है या एक हमें प्रेरणा देता है। हाँ, वो ऑटोमेटिक फिर हमारा ध्यान गहराई में चले जाता है, फिर हमें प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम आपने देखा होगा कि समंदर में या नदी में वहीं तक हम तैर सकते हैं कि जहाँ तक पानी का उल्टा प्रवाह है। लेकिन जैसे आप प्रवाह के उसके साथ में चल जाते हैं तो फिर आपको तैरने की ज़रूरत नहीं होती है, वो पानी आपको लेके जाता है। पानी का जो बहाव जो है, हाँ, वो आपके अनुकूल हो जाता है। हाँ, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, वो पानी ही आपको उस दिशा में लेके जाता है जिस दिशा की तरफ आप जाना चाहते हैं। तो ये भी ऐसा ही है। चौथा जो स्टेप जो है, जैसे हम श्वास को देखते हैं तो उस श्वास के स्पर्श के साथ उसको वेदना को भी देखना है। उस समय हमें वेदना भी अनुभव होती है। हाँ, सुखद भी लगता है, दुखद भी लगता है। स्पर्श का जो अनुभव जो है, वेदना को है, वो सुखद भी लगती है और दुखद भी लगती है। उस स्पर्श को जैसा हम वेदना को देखते हैं तो उसको और गहराई में उसको सूक्ष्मता से देखना है कि वो उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है, उत्पन्न हो रही है, लय हो रही है। क्षण प्रतिक्षण उसका स्वभाव बदलते जा रहा है। स्पर्श हो और स्पर्श के साथ जो वेदना उत्पन्न हो रही है, स्पर्श और वेदना, इसको अगर हम इस स्थिति में देख सके तो समझ जाए कि वहाँ पे एकरूपता आ जाती है। और वही एकरूपता हमारे शरीर के भीतर जब हम देखते हैं, हाँ, तो वहाँ से फिर कायानुपश्यना शुरू हो जाती है। या सत्य का दर्शन शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम शरीर या श्वास की अनित्यता को, अभी शब्दों को अनुभव करना सरल है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि अनित्य है, हाँ, वो सीधा और सरल है लेकिन उसी श्वास के स्पर्श और वेदना को स्वयं अनुभव करना, हाँ, मतलब उस गहराई में चले जाना है जहाँ पे हम जाना चाहते हैं या जहाँ पे हमारे जाने का एक हमारा संकल्प है, हमारा उद्देश्य है। हाँ, और वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके साथ में हमें प्रयास करना पड़ेगा कि हम अपने वेदना और स्पर्श को या स्पर्श और वेदना को उसके धर्म के साथ, जो उसका उत्पन्न होना, लय होना, उसका जो धर्म है, हाँ, वो हमें कुछ तो भी संकेत दे रहा है, वो समझा रहा है कि मैं अनित्य हूँ। वो क्या बता रहा है? स्पर्श और वेदना कि मैं अनित्य हूँ। बार बार वो बता रहा है, बार बार वो बता रहा है। कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं तो फिर से ध्यान दीजिए, फिर से वो बताएगा कि मैं अनित्य हूँ। और जैसा जैसा अनित्य हूँ हमें बता रहा है और हम समझ रहे, तो समझ जाए कि जैसा है वैसा हम देख रहे हैं। जैसा उसका स्वभाव है वैसा ही हम स्पर्श और वेदना को देख रहे हैं कि जो जिस क्षण के अंदर उत्पन्न हो रही है। तो वो आनापान सती की वो एक प्रकार की सफलता है कि जो हम ध्यान में से हमें आगे गहराई में ले जाने के लिए हमें मदद करती है या कर सकती है। इसके सब बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स के बारे में बहुत सारी बातें इसके पहले भी आपको पता है, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इसके बाद में लाभ ही लाभ है। जैसा आपका उद्देश्य, जैसा आपका इफेक्टिव मेडिटेशन है,
तो इफेक्टिव मेडिटेशन के साथ में लाभ ही लाभ होना है, उसमें हानि होनी नहीं है। अगर आपका परिणामकारक ध्यान है वो कभी हानिकारक हो ही नहीं सकता है, वो आपको लाभकारक ही होगा। फिर वो आपका शरीर का लाभ हो, मन का लाभ हो, मानसिक हो, या जो भी आपके जीवन में आप लाभ चाहते हैं, सभी प्रकार का लाभ उसमें हमें मिलना ही मिलना है। यहाँ पर अभी दूसरे मेडिटेशन की हम बात करते हैं, मैत्री भावना। अभी मैत्री भावना का भी, इसमें भी हमें 3 बातें समझनी है कि उसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है और उसकी विधि क्या है। और विधि के अंदर भी मैंने बहुत ही उसके जो पहलू है उसको भी मैंने बताया है, ताकि आप उसको समझ सकें और खुद प्रयास कर सके और उसी समझदारी के साथ आप औरों को भी बता सके। इसलिए मैंने बातों को इसमें अच्छी तरह से लिखा है या आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मैत्री भावना का सीधा और सरल अर्थ है कुशल चित्त का विकास और विस्तार करना। क्या अर्थ है? कुशल चित्त का विकास करना मतलब मैत्री भावना। यह सभी जीव मात्रा के सुख की मंगल भावना करना ही मैत्री भावना है। सुख की भावना करना, सभी सुखी हो, सभी सुखी हो, सभी सुखी हो, ये उसका मूल मंत्र है। और उसी मूल मंत्र के आधार पे अपनी भावनाओं को विकसित करना या उसका रूपांतरण करना मतलब मैत्री भावना। दूसरे अर्थ में अगर हम देखते हैं कि जो आपका स्व है या मैं है, उसको तोड़ना, खुला रखना, खुला करना, सभी के लिए खुला करना। अभी मैं का मेरे लिए है या कुछ लोगों के लिए है, लेकिन जैसे जैसे हम मैत्री भावना करते हैं तो जो मैं जो है वो सभी के लिए खुला होने लगता है। तो आप उस भाव को मैत्री भावना के अनुभव के तौर पे हम देख सकते हैं। और इसका उद्देश्य है कि हमारा जो स्वकुशल चित्त जो है उसका विश्व चित्त में रूपांतरण करने की प्रक्रिया है। कि अभी जो हमारा मेरा मन है, मेरा मन जो अच्छा मन जो है, उस अच्छे मन को वैश्विक चित्त में उसका परिवर्तन करना, या मेरे खुद के सुख के भावनाओं को सभी के सुख के भावना में रूपांतरित होने देना या रूपांतरित करना ही मैत्री भावना है। दूसरे अर्थ में जो हमारे मन में द्वेष आदि अकुशल विचार है, उस भावनाओं को शुद्ध करना मतलब द्वेष का रूपांतरण करना या अकुशल विचार भावनाओं का रूपांतरण करना ही मैत्री भावना है। और इसकी 5 विधि है या 5 स्तर पे भावना विकसित की जाती है। इसका भी हमें उसी रेफरेंस में इसका पूरा वर्णन मिलता है बुद्धघोष के विशुद्धि मग में। और बहुत सारे महामंगल सूत्र है, करणी मैत्य सूत्र है। अगर उस सूत्र को भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसका भी पूरा विस्तारित स्वरूप उसमें हमें ध्यान क्या है और उसका लाभ क्या होता है इसके बारे में हमें उसकी जानकारी, उसका वर्णन हमें मिलता है। तो अभी हमें खुद करते हुए औरों को भी अगर हमें सिखाना है तो उसकी जो एक संक्षिप्त जानकारी है कि जो हमारे अनुभव के साथ हम लोगों को समझा सकते हैं और ख़ुद भी उसका हम प्रयास कर सकते हैं, उसके साथ में ये बातें मैंने इसमें डाली हुई है या मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वह पहली प्रगति जो है, जो स्वयं पे मैत्री भावना का संदर्शन करना है, स्वयं पे मैत्री करनी है। तो उसके 2 बातें हैं। अभी आपको मैत्री करना है, आपको पता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखों से मुक्त हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं भय मुक्त हूँ, मैं सिलवान हूँ, मैं प्रज्ञावान हूँ। इस शब्दों के साथ में हमारी मैत्री भावना हम करते हैं, लेकिन कहीं पे भी हमें उसका रूपांतरण होते हुए दिखाई नहीं देता है या कम प्रमाण में दिखाई देता है। तो इसलिए हमने जो ये मैत्री भावना करते समय हमने खास ध्यान रखना है, क्योंकि वो जो भावनाओं को जो आपने शब्द दिया है तो उस शब्दों को भावना में अनुभव करें। वो सेंटेंस नहीं है, वो आपकी भावनाएं हैं। और उस भावना के साथ जब हम उस वाक्य को स्मरण करते हैं तब वो भावनाएं जागरूक होती है। सिर्फ सेंटेंस को आप बोलते रहोगे, रटते रहोगे पोपट की तरह, तो वो सिर्फ वो पोपट पंछी हो जाएगा, उसमें फिर हमारा परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो परिवर्तन होने के लिए जब आप कहते हैं कि अपने सुख
होने का जब आप भाव करते हैं, कुशल कि मैं सुखी हूँ, सुखी बनूँ, शीलवान बनूँ, प्रज्ञावान बनूँ, हाँ, तो उसके भीतर जो उसका कारण है उसको भी ढूंढिए। अगर आपको लगता है कि मैं शीलवान हूँ, तो शील का उस कारण क्या है, आप क्यों शीलवान हो, ढूंढिए। कौन से शील के साथ आप सुखी हो। अगर आप कह रहे कि मैं प्रज्ञावान हूँ, तो प्रज्ञा का कारण ढूंढिए कि मेरे पास कौन सी प्रज्ञा है, मुझे क्या समझ में आ रहा है। सिर्फ प्रज्ञावान बोल देने से आप प्रज्ञावान नहीं हो सकते हैं। ऐसे कुछ घटना है, ऐसा कुछ आपका दर्शन है, चिंतन है कि मैं प्रज्ञावान हूँ कह रहा हूँ, तो क्या मैं किस में अनित्यता देखता हूँ। तो उस कारण के साथ जब आप कहेंगे कि मैं सुखी हूँ, और सुखी होने की जब आप मैत्री करेंगे, तब जाके वो मैत्री भावना बनेगी। वैसे जब आप दुखों को मुक्त होना चाहते हैं, तो दुख का कारण ढूंढिए। मेरे में द्वेष है, इसलिए मैं दुखी होता हूँ, मैं द्वेष को दूर करूँगा तो मैं दुखों से मुक्त बनूंगा। अगर आपको द्वेष का कारण ही पता नहीं, दुख का कारण ही पता नहीं चल रहा है, तो आप कितनी भी बार बोलो कि मैं दुखों से मुक्त बनूं, तो कोई मुक्त नहीं होने वाला है। तो वो मैत्री नहीं है, वो शब्द है। तो जब आप दुखों से मुक्त हो ऐसा कहते हैं, तो दुख को, कारणों को कुछ महसूस करें कि हाँ, इस कारणों से मैं दुखी हूँ, और उस कारण को जान के मैं दुखों से मुक्त हो सकता हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि इसके वजह से मैं दुख मुक्त हूँ और इसमें से मुझे मुक्त होना है। तो ऐसे ही जो सुखी होने की भावना या दुख मुक्त होने की भावना जब हम स्वयं के लिए करते हैं, तो दूसरी प्रगति में भी हम अपने मित्र के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको खुद को रियलाइजेशन हो रहा है कि ये मेरा दुख है कारण के साथ, ये मेरा सुख है मेरे अच्छे गुणों के साथ, तो मेरे मित्र में भी ऐसा ही कुछ उसका भी स्वभाव है, क्योंकि वो भी मनुष्य है, और कोई भी मनुष्य सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। और हर एक मनुष्य में बुद्ध होने के गुण हैं, और उसके दुख को मुक्त होने का भी उसके पास में मार्ग है। वो भी मुक्त होना चाहता है, कोई भी दुख में रहना नहीं चाहता है। संसार में आप किसी बच्चे को भी पूछ लें, वो भी चाहेगा, बोलेगा कि मुझे दुख में नहीं रहना है, भले उसको पता नहीं है कि दुख क्या है, हाँ, फिर भी वो दुख से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि उसका वो एक प्रकार का मन है कि जो उसको दुख से मुक्त करने के लिए उसको प्रेरित करता है। तो मित्र के लिए भी हमें मैत्री करनी है। जब हम करते हैं, उसका नाम स्मरण करते हुए, उसके गुणों को स्मरण करते हुए, लेकिन यहाँ पे 3 बातों का खास ध्यान रखना है। हमारे पास में 5-6 मित्र होते हैं, तो 5-6 मित्रों को एक ही मैत्री में नहीं लेना है। एक ही मित्रों को लीजिए, हाँ, एक समय एक ही मित्रों को लीजिए और उसी पे मैत्री करें, ठीक है। ये 5 मित्र एक साथ में दिमाग में आने लगते हैं। तो जो आपका क्लोज मित्र है, आप अल्टरनेट एक दिन दूसरे दिन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक ही मित्रों को लीजिए आपके एक मेडिटेशन में, ताकि आपका ध्यान और अच्छी तरह से हो। दूसरी जो बात है कि आप किसी जो आपका डेथ मित्र है कि जिसका मृत्यु हो चुका है, हाँ, उस मित्र को मत लीजिए, क्योंकि उसको तक मैत्री जाने वाली नहीं है। तीसरा जो इसमें खास बात है कि जो स्त्री मित्रों को ले, पुरुष मित्रों को ले। तो ये 3 बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम मित्र के ऊपर मैत्री करते हैं। तीसरे तटस्थ व्यक्ति पे जब हम मैत्री करते हैं, तो हमारे घर में जो काम करने वाले हैं या कोई पेपर देने वाला है, ऐसे किसी भी जो हमारे साथ में ज़्यादा उसका लगाव नहीं है या मित्र नहीं है, जिसे हम त्रयस्थ व्यक्ति कहते हैं, हाँ, उनमें से किसी एक व्यक्ति को आप पसंद करके उसके ऊपर आप मैत्री कर सकते हैं। चौथे में शत्रु व्यक्ति पे मैत्री करनी है, इसमें भी खास ध्यान रखना है। जिससे हमारी थोड़ी कम मित्रता है, शत्रुता है, उसको लीजिए। बड़ा मित्र को शत्रु को मत लीजिए कि जिससे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और बहुत बड़ा द्वेष है, उसी को आप सामने लाओगे तो मैत्री नहीं बनेगी। ऐसे बहुत सारे शत्रु होते हैं कि जिसमें बहुत थोड़ी शत्रुता होती है, किसी बात के लिए हमारा वो शत्रु होता है। ऐसे किसी एक शत्रु को लीजिए और सोचिए कि वो भी एक इंसान है, भले वो मेरा शत्रु है लेकिन और किसी का मित्र हो सकता है। इस भावना से मैत्री करिए।
अगर आपने ये नहीं सोचा तो उसके साथ में मैत्री करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा ये भी देखिए कि आपकी मैत्री से वो बदलेगा वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके मैत्री से आपका द्वेष कम हो रहा है ये ज़रूरी है। इस भावना से उस चौथे व्यक्ति को पसंद करें या उसके ऊपर मैत्री करें। आपके मैत्री से वो बदल जाएगा, बदल जाना चाहिए, इसलिए आप मैत्री कर रहे हैं, तो वो ऐसा कभी भी आपकी मैत्री भावना उसके तक नहीं पहुँचेगी। लेकिन उसके प्रति आपके मन में जो द्वेष है, तिरस्कार है, वो कम हो रहा है, वो कम करना है, इसलिए आपको उसको चौथे पद्धति में आपको लेना है। और पांचवी पद्धति में सभी को एक साथ में लेके परिवार है, फिर पूरे देश और विश्व पे सभी दिशाओं में, जो छोटा है, बड़ा है, दूर है, पास में है, जो जन्म ले चुका है या जन्म लेने वाला है, इन सभी जीव मात्रा पे हमें अपनी मैत्री का हमें विस्तार करना है और वैश्विक बोधिचित्त का अनुभव करना है। तो ये मैत्री भावना का जो बातें मैंने इसमें बताई है आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ज़रूर आपको फिर से रिमाइंड हुई होगी और आपके प्रयास में आप ज़रूर इसको करिए। और साथ में जब आपका इसका किसी को और सिखाने के लिए जब आप इस ध्यान का इस्तेमाल करोगे तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें कि किस प्रकार से आपके ध्यान को आपको लीड करना है, ताकि आपका लीडिंग जो कॉन्फिडेंस जो है वो आगे बढ़ता रहे। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके 11 बेनिफिट भी हमें बुद्धायन धम्मा में बाबा साहब ने दिए हुए हैं कि जब हम मैत्री भावना करते हैं तो किस प्रकार से 11 बेनिफिट मिलते हैं। और बाकी भी जो हमारे आधुनिक इसमें भी जो बेनिफिट हमें मिलते हैं उसके बारे में भी इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अभी हम आते हैं बुद्धानुस्मृति की तरफ। ये भी ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामान्य है। ये भी ध्यान करने में काफ़ी हमें आनंद आ सकता है या औरों को भी एक अच्छा इसका ध्यान करने में हम काफ़ी अच्छा उनको मदद कर सकते हैं, ताकि हम बुद्ध के गुणों को हम स्मरण कर सकें। क्योंकि बुद्ध ऐसे व्यक्ति है कि जो संसार को हमेशा प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, जिसे मोटिवेटर कह सकते हैं सामान्य तौर पे। और दूसरे तौर पे हम कह सकते हैं कि हम बुद्ध होने का हमें एक बड़ा हौसला कह सकते हैं, आत्मविश्वास देने वाले उनके व्यक्तित्व का एक दर्शन है। ये कोई एक धार्मिक पुरुष के तौर पे नहीं, एक मानवीय या महामानव के तौर पे हमने उनको देखना चाहिए। और उसी प्रकार से उनकी जो गुणवत्ता जो है या जगत गुरु के तौर पे उसको हम बता सकते कि वो किस प्रकार से मानव कल्याण के लिए अपने जीवन का उनका जो दर्शन जो है हमें कैसे प्रेरित कर सकता है उनके महान गुणों से। तो एक प्रकार से बुद्धानुस्मृति का अर्थ ये होता है कि बुद्ध के महान गुणों का स्मरण और चिंतन करना या उसकी जो उनके गुणों के प्रति स्मृति का विकास करना। स्मृति मतलब स्मरण या सजगता कि उन गुणों के साथ में हमें अपने आप को एकरूप करना है। जैसा कि हम आनापानसति में सांस के साथ एकरूप करते हैं और हम सांस जैसा बन जाते हैं, है ना। वैसे ही बुद्धों के गुणों के साथ जैसे हम एकरूप हो जाते हैं, हम बुद्ध जैसे हो जाते हैं। यही ध्यान की सबसे बड़ी खूबी है। और इसलिए ध्यान से हमें बुद्धों को देखना या बुद्ध के गुणों के साथ अनुभव करना बहुत ही सरल हो जाता है। तो इसका उद्देश्य भी यही है कि बुद्ध के गुणों के साथ एकरूप होना और बुद्ध के गुणों की जो शीतलता है और शुद्धता है उसमें हमें स्वयं को समर्पित करना, यही इस ध्यान का उद्देश्य है। उन गुणों को अपने भीतर अनुभव करना या उन गुणों से हमें अपने आप को प्रेरित करना, यही इस ध्यान का उद्देश्य है। इसको भी 5 विधि में हम करते हैं। पहली जो इसमें विधि है उस विधि के अंदर हम बुद्ध की प्रतिमा जो है, जैसे कि अब ये बुद्ध की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, फोटो दिखाई दे रहा है, उसको खुली आंखों से देखना है। खुली आंखों से देखना है, आंखें खोल के देखना है और उनके कुछ गुणों को स्मरण करना है। अगर स्वागतो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको यही पस्सिको
या इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध, ये बुद्ध के जो गुण जो है, या बुद्ध के धम्म के भी गुण है, वही बुद्ध के गुण है। धम्म में जो हमें गुण दिखाई देते हैं वही बुद्ध के गुण है, और बुद्ध के जो गुण है वही धम्म के गुण है। इसलिए कहते हैं कि बुद्ध ही धम्म है और धम्म ही बुद्ध है। अगर सभी गुणों के बारे में हमें अगर ज़्यादा जानकारी नहीं है तो 2 या 3 गुणों को भी हम देख सकते हैं कि उनमें महाप्रज्ञा है, महाकरुणा है, महामैत्री है, महावीर्य है। तो इन गुणों के माध्यम से भी उनको हम स्मरण कर सकते हैं, या उनके चेहरे को देख के भी आपको लग सकता है कि कितने सुंदर है, कितने शांत है, कितने एकाग्र है, कितने शिथिल है, कितने शुद्ध है। तो उनको देखने से ही उनके गुणों का एक एहसास हमें होने लगता है। तो उन गुणों को भी हम स्मरण करते हुए पहले इसमें हम उसको अनुभव कर सकते हैं। दूसरी जो पद्धति में आंखें बंद करके हमें जो आपने आँखों से देखा और मन से सोचा था उनको गुणों को याद करते हुए वही मन बंद करके हमें बुद्ध एक ऐसे कमल पुष्प पे बैठे हैं और आप उनको उस प्रकार से देख रहे हैं। उनके शरीर के गुणों के साथ, उनके मन के गुणों के साथ एक प्रकार का हमें उनका संदर्शन करना है। क्योंकि जैसा कोई चीज़ आप आँखों से देखते हैं तो आप में एक मन में एक शक्ति है कि आप मन से भी देख सकते हैं। जो चीज़ आप आँखों से देखते हैं 2 मिनट 5 मिनट, तो वही आप मन से देख सकते हैं। इसी को ही संदर्शन कहते हैं। ये कोई बड़ी चमत्कार और बड़ी बात नहीं है कि जिसको असंभव नहीं होगी और ये बहुत ही मतलब ऐसी शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। कि आपके मन का ही स्वभाव है या मन का ही धर्म है कि जो आपने आपके इंद्रियों से देखा है वो चीज़ आपके मन से भी आप देख सकते हैं। इसी को संदर्शन कहते हैं। हाँ, तभी तो आपने खाया हुआ आपको अभी याद आता है, नहीं तो फिर याद ही क्यों आता है ना, क्योंकि वो स्वाद में और आँखों में फंस गया है। इसलिए जैसे आप आंखें बंद करते हो तो वो स्वाद वो भोजन आपको याद आने लगता है कि ये भोजन कितना स्वादिष्ट था। तो वैसे ही बुद्ध स्वादिष्ट है। जैसे आपने आंखों से देखा और कानों से सुना है तो तुरंत जैसे आप आंखें बंद करोगे तो बुद्ध का संदर्शन होने लगेगा। और वही दूसरी स्टेप है जहाँ पे हम बुद्ध को संदर्शन करते हैं। तीसरा जो स्टेप जो है थोड़ा और अपने मन की शक्ति को और आगे बढ़ाना है। जैसे बुद्ध के जो गुण हैं शरीर में, हम उसके शरीर को देख रहे हैं तो वो गुण जो है उनके वो प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। क्योंकि बुद्ध जो है ये शारीरिक स्वरूप नहीं है, बुद्ध वैश्विक स्वरूप है। जैसे कि सूर्य को हम देखते हैं तो सूर्य क्या है, ये पूरे सौर मंडल का राजा है ना। वो सूर्य मेरा और तुम्हारा नहीं है, सबका है। वैसे बुद्ध के जो गुण जो है वो एक प्रकार से अनंत प्रकाश के स्वरूप में उसको हमें अनुभव करने हैं कि वो बुद्ध का जो अस्तित्व जो है वो एक प्रकार से अनंत प्रकाश का एक पुंज है कि जिसको मैं बुद्ध को देख रहा हूँ। और चौथे इसमें जो प्रकाश, चौथे प्रगति में हमें देखना है कि बुद्ध का जो प्रकाश जो है जो उनके शरीर और मन से उत्पन्न हुआ है वो प्रकाश हमारे हृदय की तरफ आ रहा है और हमारे हृदय के भीतर जाके हमारे पूरे शरीर और मन को शुद्ध कर रहा है। और हमारे भीतर भी जो बुद्ध के जो गुण हैं, बुद्ध का जो स्वभाव है उसको भी हम अनुभव कर रहे हैं। हमारी अशुद्धता नष्ट होके हमारा शरीर और मन कैसा हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। क्योंकि हम बुद्ध के उस प्रकाश में एक रूप हो रहे हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश हमारे घर में आ जाता है तो हमारा पूरा घर जो है प्रकाशित हो जाता है या हमारे शरीर भी पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है। वैसे ही बुद्ध का प्रकाश हमारे पूरे शरीर को या मन को प्रकाशित कर रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। हमारा लोभ द्वेष मुक्त हो रहा है, नकारात्मकता पूरी तरह से शुद्धता में परिवर्तित हो रही है। और 5वें विधि के अंदर या चरण के अंदर बुद्ध का जो अस्तित्व हमने देखा है वो धीरे धीरे उसका विघटन हो रहा है, वो लय के तरफ जा रहा है, नष्ट हो रहा है, वो अपनी जगह से वो वहाँ से लुप्त हो रहा है। मतलब जो हमने निर्माण किया था वो क्या हो गया, उत्पन्न होना और लय होना वो उसका धर्म है। उस बुद्ध को भी हम फिक्स नहीं कर सकते जिस बुद्ध को हमने अपने मन में देखा था, लेकिन जो अनुभव हमें आया है उस अनुभव के साथ में हमें आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से हम ध्यान को वहाँ पे समापन करते हैं। तो बुद्ध की स्मृति जो है
इस ध्यान साधना से बच्चों को या किसी को भी बहुत ही अच्छी तरह से इसका लाभ मिल सकता है, और हमें भी लाभ लेने के लिए हमने इस ध्यान को अक्सर हमें बार बार करना चाहिए, ताकि हम सिखाते समय भी इसके प्रति जो हमारी जो श्रद्धा है या उसका अनुभव है, उस अनुभव के तौर पे हम अपने जो पार्टिसिपेंट है या जो इसमें ज्वाइन करते हैं उनको हम अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि समय 15 मिनट बाकी है, और जो आखिरी जो मेडिटेशन जो है उसको मैं कल बताऊंगा, जिसका कायानुपश्यना मेडिटेशन है। अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। कल हम इसके ऊपर मेडिटेशन भी करेंगे और साथ में इसके बारे में मैं जानकारी भी दूंगा। जानकारी आप कल आपके ग्रुप में पढ़ सकते हैं। इसका मैं नोट शेयर कर दूंगा कि कैसे ध्यान इसका किया जाता है और कैसे उसका अपने सराव करके इसका लीडिंग करना चाहिए। लेकिन पहले के जो 3 ध्यान बताए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी ध्यान के आधार पे आपका ये पूरा प्रशिक्षण का एक इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो आपको खुद करना है प्रशिक्षक के तौर पे। तो इसमें 3 जो ध्यान और जो चौथा जो ध्यान जो है, जो कल भी हम करेंगे। और जो मेडिटेशन के जो टेक्निक्स मैंने बताया है कि हमारी पूर्व तैयारी कैसी होनी है, या इफेक्टिव मेडिटेशन का जो आइडा है या पाइपर का जो टेक्निक है, वो कैसा आपने इस्तेमाल करके आपको सिखाते समय भी आपका उसके तरफ ध्यान होना चाहिए, ताकि आप जो आपके पार्टिसिपेंट रहेंगे या नए लोग जो जुड़ेंगे उनको करने में सरलता हो, और आपकी जो कोर्स की जो इफ़ेक्टिवनेस जो है इसी से ही ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है। बाकी आपके पास में जितना भी नॉलेज है, जितना भी पढ़ोगे, जितना भी चिंतन करोगे, वो आपको प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा। लेकिन अगर आपकी जो ढांचे के अंदर स्पष्टता है ना, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर या स्पेसिफिक आपके जो लोगों की नीड है, अभी आपके पास में बहुत सारा खाना है, लेकिन आप बहुत सारा खाना 5 लोगों को दे नहीं सकते, या जिसकी भूखी नहीं उसको तो आप दे नहीं सकते हैं। ठीक है, आप उतना ही दे सकते हैं कि उसकी ज़रूरत है। उस ज़रूरत के हिसाब से आपको पता है कि मैं इतना इतना ही दूँ, ताकि उसको भी पेट भर जाए और आपका काम भी हो जाए और उसको भी लाभ हो जाए। तो ये इसी प्रकार से जो बातें बहुत सारे मेडिटेशन का हमें अनुभव है, जानकारी है, या आप उसको ध्यान करते भी हो, लेकिन इसमें से जो 4 मेडिटेशन जो मुझे लगते हैं कि हमने बेसिक तौर पे या थोड़ा एडवांस भी हम इस मेडिटेशन को और गहराई में करेंगे तो एडवांस में भी जा सकता है। ये मेडिटेशन का सराव हम एडवांस में भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक में भी थोड़ा अगर 2-2 स्टेप्स को भी अगर हम करवाते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स का डिज़ाइन होने के लिए मेडिटेशन आपके लिए हेल्प हो सकता है। तो अभी हमारे पास में 15 मिनट है। इस 15 मिनट में हम 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, आनापानसति। सब लोग तैयार हो? और उसमें जो आइडा जो है, आइडा का जो मेथड है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ताकि आपका एक सराव प्रैक्टिकल में हो जाए, क्योंकि आप लोगों का अभी नेक्स्ट वीक से आप लोगों का लीडिंग का जो सराव शुरू होने वाला है, प्रेजेंटेशन। तो आपके पास में प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन है या प्रैक्टिकल आपके पास में होना चाहिए, ताकि आप सही तरीके से आप ध्यान का लीडिंग कर सकें। चलिए, ध्यान के लिए जैसा हम पूर्व तैयारी के लिए हम अपनी बैठक और शरीर का थोड़ा तालमेल करते हैं।
जो कुछ मैंने अभी बताया है उसमें बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी बातें आप लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी आपके प्रशिक्षण में ज़्यादा और सरल और परिणाम कारक आपका कोर्स आप बना सकें और लीड कर सके, इसके लिए जो बातें मैंने बताई है उसमें से ही हम जो आइडा टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते हुए हम आनापानासती ध्यान को हम 10 मिनट के लिए, क्योंकि आपका भी ध्यान का सराव करने का जो समय जो रहेगा बिगिनर के साथ 10 मिनट ही रहेगा, तो 10 मिनट में हमने मेडिटेशन तो कैसे लीड करना चाहिए या कैसे आप कर सकते हैं, तो इसका भी अनुभव हमें इसमें हो सकता है। ये ध्यान के पूर्व तैयारी की तरफ हमें कुछ 1 से 2 मिनट का समय देते हुए अपने आप को तैयार करना है। आपकी बैठक सुखद है, जिसे आइडा में कहा जाता है कि अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी, योर पोजीशन, थॉट्स एंड एनवायरनमेंट। आपके शरीर के प्रति सजगता, आपकी जो बैठक है पैर से लेके आपके सर तक, अभी के आपके विचार, जो विचार मन में आ रहे हैं, जैसे भी है, सुखद हो या दुखद, जानिए। और जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ का वातावरण, उसकी भी सजगता बनाए रखें। जिस कुशन पे आप बैठे हैं, जिस जगह पे आप बैठे हैं, और हमारा ध्यान का उद्देश्य, जिसे इंटेंशन कहते हैं, कि आनापानसती ध्यान का उद्देश्य शरीर और मन को एकरूप करना, शांत करना, तनाव मुक्त करना। ये मेरे ध्यान का प्राथमिक उद्देश्य है और अंतिमता सत्य को प्राप्त करना, सत्य को जानना, सत्य का साक्षात्कार करना। ध्यान के पहले चरण में सांस की भीतर जाने वाली और बाहर जाने वाली प्रक्रिया को ध्यान से देखते हुए 1 काउंट करें। सांस भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है, 2 काउंट करें। सांस भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है, 3 काउंट करें। इस प्रकार से 10 तक, और 10 होने के बाद फिर से 1 तक, 1 से शुरू करें।
ध्यान रहे कि हमें सांस पे किसी प्रकार का दबाव या ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। हमारी प्राकृतिक सांस को आते जाते सिर्फ जानना है, सांस भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है, और आप गिनती करके उसकी सजगता को अनुभव कर रहे हैं कि मैं जान रहा हूँ और गिनती भी कर रहा हूँ। अगर गिनती कहीं छूट जाती है तो फिर से एक से शुरुआत करें। अफसोस मत करिए, श्वास वहीं पर है, वापस आ जाए। देखिए, आपको श्वास देखने में आनंद अनुभव हो रहा है तो उसे भी अनुभव करें। सांस के दूसरे चरण में सांस भीतर लेते हुए हमें अंक गिनती करनी है। 1 सांस भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है। 2 श्वास भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है। 3 सांस भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है। सांस की गिनती करते समय जैसे वाइब्रेशन होता है उस प्रकार से गिनती करें। जैसे कि एक 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 एक, एक इस प्रकार से सांस भीतर जाने तक वो एक की गूंज जो है आपके मन में तरंगित हो रही है। 2 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 सांस भीतर जाने तक उसका भी जो स्वरूप है धीमे 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 सूक्ष्म हो रहा है। इस प्रकार से गिनती का अनुभव करें। पूरे सांस के साथ बने रहिए। मन में कुछ भटकाव हो रहा है उसको होने दीजिए, क्योंकि वो रुकने वाला नहीं है। जैसा भटक गया है वैसे ही जान लीजिए कि मेरा मन भटक रहा है। जैसे आपने जाना वैसे ही दूसरे क्षण में आपका मन वापस आ जाए, क्योंकि उसको जानना ही फिर से वापस आ जाना है। सांस के महत्व को अनुभव करें कि सांस ही मेरे जीवन का आधार है।
कितना अद्भुत है, कितना शीतल है, आनंददायी है। यही हमारे डेवलपमेंट की प्रक्रिया है कि हम सांस को भी देख रहे हैं और आने वाले न्यूरॉनों को भी देख रहे हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक सांस के तरफ सांस के साथ बने रहे। यही सजगता है, यही स्मृति है। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें और अवलोकन करें, असेसमेंट करें, परीक्षण करें। ये 10 मिनट का जो ध्यान है, क्या अनुभव हमें हुआ है, हमारे मन को हम कैसे अनुभव किए हैं। अगर सुखद आनंददायक अनुभव हुआ है तो कुशल कर्म करने का संकल्प करें, और दुखदायक अनुभव हुए हैं तो अकुशल कर्म न करने का संकल्प करें। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। ध्यान के ऊर्जा को शरीर में समा लीजिए। तो मुझे लगता है कि हमारा 10 से 12 मिनट का जो मेडिटेशन है, इसी प्रकार से आप लोगों को जो आपके हिस्से में जो ध्यान साधना आई है, वो कम से कम 10 मिनट या 12 मिनट तक आपको सराव लीड करना है। और उसके लिए जो मैंने विधियाँ लिखी है या जो पद्धति या स्टेप्स मैंने बताई है, आपके पास में भी होगी या मैंने जो बताया है या कल आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा, उसको भी आप देखिए, पढ़िए। और आपके जो जिम्मेदारी में जो ध्यान आया है, तो उस ध्यान को आपके ग्रुप के अंदर ऐसे ही 5 या 7 मिनट का लीडिंग करिए, एक दूसरे से अभिप्राय लीजिए। और नेक्स्ट वीक से आप लोगों का ध्यान के ऊपर ही सत्र शुरू होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ध्यान का आज का जो हमारा सराव है, आप सभी के लिए